बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीब सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करना है, अपने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आए जी, नावल स्टार्ट करते हैं। महकार, ये क्या बदतमीज़ी है? ऐसी क्या बात हो कि जो इतना वावेला मचा रही हो? मिसेज़ अदीम इसकी कोई 1 घंटे से सुन रही थी, जो अपनी बड़ी बहन गजाला से कह रही थी, बल्कि बदतमीज़ी से तकरीबन लड़ रही थी। वो इसलिए अब तक नहीं कुछ कह रही थी कि इसका शोर मचाना भी बजाय, मगर जब अपनी सारी हदें क्रॉस कर गई तो मजबूरन इन्हें महकार को टोकना पड़ा। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं ना। फिर भी नहीं मम्मी, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वो शौकती तो रह गई। क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्या ख़राबी है इसमें? देखो महकार, ये फ़ैसला तुम्हारे बाबा का है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और फिर चंदा, वो लोग कोई गैर तो नहीं है ना? हमारे अपने ताया हैं तुम्हारे। वो इसे प्यार से समझाने लगी। अपने? वो इस्तज़ाई आंसर थी। इन अपनों को हम याद भी आए तो कब? 20 साल बाद। और मम्मी, इन्हें आप पर जुल्म करके सुकून ना मिला जब आप लोग इस दलदल में मुझे भी फेंक रहे हैं। ठीक है, कर दीजिए मेरी इस हुरब के बच्चे से शादी, मगर फिर आप सब दूसरे दिन मेरे वलीमे पर नहीं बल्कि मेरे जनाजे में शिरकत कीजिएगा। ला हौल वला। लड़की पागल हो गई हो क्या जो इतना ऑल फॉल बोल रही हो? मिसेज़ अदीम ने से अपने से परे धकेला और वहाँ से उठकर एक बार फिर गजाला के पास जा बैठी। गजाला ने बड़ी प्यार भरी नज़रों से अपनी 5 साल छोटी बहन को देखा। नाजुक सी महकार इस वक्त मुँह कर फुलाए बैठी थी। ज़िद्दी सी, थोड़ी थोड़ी नकचड़ी सी महकारी से बहुत प्यारी और अजीज़ थी। गजाला ने मोहब्बत से इसके गले में अपना बाजू डाल दिया था। महकार, मेरी जान, देखो ताया जान हमारे पापा जान के सगे भाई, इनके माँ जाए हैं। 20 साल की जुदाई के बाद अगर वो दोनों एक बार फिर मिल रहे हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए। बड़ा मीठा अंदाज था समझाने का। जी बिल्कुल, और इसकी सीढ़ी मुझे बना दी इसने। गजाला का हाथ अपने गले से निकाल कर अपने हाथों में पकड़ा। लेकिन अभी तो हम ऐसे भी तो मिल सकते हैं ना? ज़रूरी है कि शादी होगी तो मिलेंगे? लहजे में बड़ी मासूम मेरी। तुम कह तो ठीक रही हो, हम मिल सकते हैं, मगर गुड़िया ताया जान ने खुद इस रिश्ते की बात की तो बाबा जान इनकार ना कर सके। आप भी वो लोग जालिम है, इन्होंने हमारी मम्मी को नहीं छोड़ा तो इनकी बेटी का क्या हश्र करेंगे? और इनकी शान है बेनियाजी तो देखिए, अपने बड़े सपूत के लिए रिश्ता मांगा जो कि मोहतरम जन की जब की पैदावार है, जब मेरे इस दुनिया में आने की दूर दूर तक कोई चांस भी ना थे। वो ऐसी थी, सीरियस बात करते करते अचानक ही पटरी से उतर जाती थी। गजाला की हंसी लाजवाब थी। हाँ हंसी, खूब हंसी। या मेरी बर्बादी का पूरा पूरा सामान तैयार है और आपको कोई गम भी नहीं है। इसने झटके से गजाला का हाथ छोड़ा था। पागल हो बिल्कुल, अक्ल से पैदल। तुम्हें तो अपने बाबा जान ही समझाएंगे। इन्हीं की आसान जुबान तुम्हारे भूसे भरे भेजे में आएगी। मम्मी प्लीज़ आप मेरी मदद करें ना। वो उठकर मिसेज़ अदीम के कदमों में आ बैठी। दोनों घुटने थामे इस यकीन के साथ कि उसे बचा लेंगी। मैं ये शादी नहीं करूँगी। अब आप खुद बताइए, मैं हुरब भाई के साथ चलती हुई अच्छी लगूंगी? ऐसा लगेगा दूर से कि दादा पोती ये चले आ रहे हैं। आखिरी जुमला इसने मुंह नीचे किए मुस्कुरा कर बोला था। महकार, अब तुम पिट जाओगी मुझसे। इन्होंने थोड़े गुस्से में से घिरका था। सही तो कह रही हूँ मैं, वो मुझसे इतने लंबे और मैं तो बमुश्किल इनके पेट तक ही आ जाऊँगी, बड़ी बात है। फिर गैर संजीदा जुमला मुँह से निकला था। परे हो मुझसे, हद होती है बदतमीज़ी की भी। मिसेज़ अदीम इसके पास से उठ खड़ी हुई और रुख किचन की सिमत कर लिया। वो जानती थी कि जब तक महकार इसके पास बैठी रहेंगी वो महकार इन्हें अपनी ऊट पटांग बातों से जिद करेगी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना। आप हमें सौलत आपा के बेटे की शादी में लेकर जाती, ना ही फितना हमारे घर फैलता। महकार के तीर का निशाना वहाँ बैठी मुस्कुराती गजाला की जानिब था। आकर कह दिया बाबा जान से, बाबा जान चलिए ना, मेलजोल रखना चाहिए। साफ लफ्ज़ों में गजाला की नकल उतारी थी। गजाला महकार की हरकत पर बेसाख्ता उमड़ आने वाला कहकर रोक ना सके। ना हम शादी में जाते, ना बाबा जान की ताया जान से मुलाकात होती और ना ये सब होता। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह खोल रही थी। हाय एवरीबॉडी। इसी तरह रस्ते लाउंज में एंटर हुआ। लो आगे मोहतरम। वैसे इनका भी मुझे सबसे बड़ा हाथ लगता है इस फजूल बात में। इसके बाद किचन से बरामद हुई। मिसेज़ अदीम के कानों में पड़ गई थी। महकार, इन्होंने बुरी तरह से घूरा था, जिस पर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे सिस्टर, तुम कहाँ चली? असद गजाला के बराबर में बैठे थे और महकार उठकर जाने लगी। असद इस दौरान मिसेज़ अदीम को सलाम कर चुके थे, जिसका जवाब देकर वो वहीं विराजमान हो गई थी। अपने रूम में आप बैठी और अब मेरे तेजे के चने खा कर ही जाइएगा। इसका बेतुका जवाब मिसेज़ अदीम बर्दाश्त न कर सके। अपने पैर में पहने वाइट लेदर की चप्पल उतार कर इसके जो खींच के मारी तो स्लीपर सीधे इसकी कमर पर जोरदार अंदाज में लगे। इस कार्रवाई पर असर मुंह खोले पहले कमर से हिलाती महकार को तकता चला गया। इससे पहले कि मेरा गुस्सा मजीद सवानेज़ी की हदूद पर पहुंचे, चुपचाप कमरे में जाओ। माहौल एकदम संजीदा हो गया था। बिल्कुल खामोशी छा गई थी लाउंज में। महकार की तो उम्मीद भी ना थी कि इसकी मम्मी से कुछ भी कर सकती हैं। भंवरा आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जा बंद हुई। इसके आंसू देखकर जहाँ मिसेज़ अदीम का दिल कट कर रह गया, जिगर पारा पारा हो गया, वहीं गजालों को बेचैनी शुरू होगी। वो उठकर अपनी छोटी जान से प्यारी बहन के पास जाने लगी तो मिसेज़ अदीम ने सख्ती से रोक दिया, जिस पर मुंह मोड़ कर रह गई, मगर निगाहें अभी तक महकार के कमरे के बंद दरवाजे पर टिकी थी। जितने सारी ज़िंदगी माँ इज्जत ना मिली तो तीनों की निक मिल जानी। माँ बाप हद है, अपने बहन भाइयों से मिलते वक्त ये बातें नहीं सोचते।
अदीम ये क्या कह रहे हैं आप? मिसेस अदीम अपनी ज्वेलरी उतारते रुक गई थी और बेड पर बैठे इनके पास आ बैठी। हाँ तहमीना, मैं ठीक कह रहा हूँ। भाईजान ने आज मुझसे ये बात की है कि वो हुरब के लिए अपनी महकार को चाहते हैं। नहीं, ये नामुमकिन अदीम, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। आपकी भाभी साहिबा ने जो कुछ मेरे साथ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं तो चलो देवरानी थी, बर्दाश्त करगी, लेकिन महकार अदीम, महकार हमारी बेटी है। इन्होंने जब आपकी बीवी को नहीं छोड़ा तो आपकी बेटी को कैसे बख्श देंगी? नहीं अदीम, महकार मेरी बहुत प्यारी और नाजों से पली बेटी है। मैं अपनी मासूम और भोली भाली बेटी को इस खाई में बिल्कुल नहीं झोंकूंगी। वो बात ख़त्म करते हुए इनके पास से उठकर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होगी। नहीं तहमीना, मैं भाई साहब से वादा ले चुका हूँ, और तुम खुद भी तो सोचो, 20 साल बाद मैं अपने भाई से मिला हूँ। उन 20 साल नहीं मिले तो ये चलना था कि कसूर। उन 20 साल बाद मेरे को औलाद दी कुर्बानी देनी है, जो मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे माँ बाप, बहन, भाई। और अगर हम दोनों दोबारा एक दूसरे से फिर मिल रहे तो तुम, इनका लहजा ऑफिसर संजीदा था। अदीम, मैंने कब मना किया कि आप अपने भाईजान से ना मिले? लेकिन अदीम, जिस मिलाप की आप बात करें वो कैसे मुमकिन है? वो एक बार फिर इनके पास आ बैठी, लहजे के साथ आंखें भी भीगी थी। अदीम, मैं जानती हूँ जुदाई का अजाब सहना कितना अजियतनाक तकलीफ दे है। भाईजान हमारे घर आए, इनके लिए हमारे दरवाजे कल भी खुले थे और आज भी खुले। इनका इस्तकबाल मैं इसी खुश उसलूबी से करूँगी जैसे एक बड़े भाई एक बाप का किया जाता है। वो मेरे लिए कल भी एहतरामन हंसती थी, आज भी है। लेकिन हुरब सिर्फ भाईजान का नहीं, रुबाब भाभी का भी बेटा। तहमीना, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में शक है या खदशा है कि हमारी बेटी वहाँ खुश नहीं रहेगी तो तुम्हारा ये शक बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि आज मैं हुरब से भी मिला हूँ, इनसे बात किया, अच्छी तरह परखा है, जांचा है। तहमीना वे खूबरू संजीदा शख्सियत के मालिक है। वो हमारी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ या दुख नहीं देंगे, ना ही होने देंगे, हमेशा खुश रखेगा। और तहमीना, मैं भी 20 साल तक अपने भाई से मिलने के लिए तड़पाऊँ, प्लीज़। तहमीना, अब अगर इन्होंने खुद एक कदम बढ़ाया तो मायूस ना करो हमें, प्लीज़। इन्होंने मोहब्बत से तहमीना के दोनों हाथ थाम लिए। आहो दे दे बेटी, तीरी कुर्बान कर दे, भरा ना मिला। लेकिन अदीम, हम अपने जिगर के टुकड़े, अपने दिल को जानते बूझते कैसे? इनके आंसू में रवानी आ गई थी। अदीम, महकार जितनी नाजुक है, इसका दिल भी इतना ही नाजुक है, हसास है। मिसेस अदीम ने दलीलें देते सारी रात गुजार दी। अपना हर कच्चा और वहम इन्होंने अदीम खान के आगे रखा, लेकिन हुआ क्या? अदीम खान का सिर्फ एक ही जवाब था, जिस पर तहमीना किसी तो राज़ी न थी और ना ही इनका दिल मुतमईन था। बस तहमीना, अब फैसला हो गया, और ये मेरा आखिरी फैसला कि महकार की शादी हुरब से ही होगी। अब तुम मुझसे कोई बहस तो तकरार नहीं करोगी। आखिरकार अदीम खान ने सख्त लहजे में टोक दिया। इनके दरमियान ये खामोश से जंग 2 दिन तक जारी रही। आखिर को अदीम खान ने तहमीना की बात फ़ोन पर अदीम खान से कराई थी। इन्होंने भी तहमीना को समझाने में, तावीलें देने में कोई कसर न उठा रखी, और तो रुबाब भाभी से भी बात करवाई, जिनके मीठे लबो लहजे पर तहमीना दंग रहेगी। काफ़ी घंटों तक जब दोनों ने इन्हें मुतमिन कर दिया तो पुरसकून हुई थी। इनके गदास लब मुस्कुरा उठे थे, जिसके पास बैठे अदीम खान ने भी साथ दिया। इसके दूसरे दिन सुबह ये बात इन्होंने अपने दामाद असद और गुजाला के आगे रख दी। पहले तो दोनों परेशान हुए, क्योंकि अपनी खाला सास के बारे में सब कुछ जानते थे, मगर मिसेस अदीम ने इनकी परेशानियां दूर कर दी। अब बारी महकार की थी। वो लालम तो ना थी इनकी माजी से, मगर ये बात सुनते ही चिराग पा हो गई थी। महकार, मिसेस अदीम इसके कमरे में आई। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के इस वक्त 8 बज रहे थे। सुबह नाश्ते के बाद से महकार ने अब तक कुछ खाया पीना था। ये इसकी खास आदत थी कि कोई भी इसके मिजाज के खिलाफ बात होती तो गुस्से बेचारा खाने पर ही टूटता था और कमरे में खुद को कैद करके बैठ जाती थी। दरवाजे को लॉक कर दिया करती थी। इस वक्त भी यही कुछ हुआ। कितनी मरतबा मिसेस अदीम के ज़ाला आ चुकी थी, दरवाजे को दस्तक दे चुकी थी, मगर जवाब न डालती था। आखिर को मजबूरन मिसेस अदीम डुप्लीकेट की के ज़रिए लॉक दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गई थी। लाइट ऑन की तो देखा महकार अपने सिंगल बेड पर तकिए में मुँह छुपाए औंधी लेटी है। मिसेस अदीम का दिल खुद बहुत दुखा था, जिस बेटी को उन्होंने फूलों की छड़ी से नहीं मारी, इससे आज इतनी बुरी तरह स्लीपर मारी थी। मिसेस अदीम इसके सराहने इसके पास आ बैठी, तकिया इसके चेहरे से हटाया तो इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। सूजी और सुर्ख आंखें इस बात की गमाजी करी थी, वह सारा वक्त रोती रही। मिसेस अदीम ने बड़े प्यार से इसका सर अपनी नरमो गर्म आगोश में रख दिया और नरमी से इसके सिल्की ब्राउन नुस्याब बालों में उंगलियां चलाने लगी। नाराज़ हो ना अपनी मम्मी से? इन्होंने झुककर कहा, जिस पर इसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैं जानती थी मेरी गुड़िया मुझसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। इन्होंने इसके माथे पर हल्का सा बूसा दिया। ओहो, बड़े लाड और नाज दिखाए जा रहे हैं। गजाला भी वहाँ चली और आकर महकार के पास बैठी, कमर पर हाथ रख दिया। बहुत ज़ोर से लगी थी ना? वो लेटे लेटे बोली। मम्मी, क्या आप वाकई मेरी शादी कर देंगी? इसने नज़र उठाकर मिसेस अदीम को देखा। चंदा और वालदैन की जितनी जल्दी कोशिश होती है इनकी बेटियाँ अच्छे घरों की हो जाए, वो इतना पुरसकून और मुतमिन हो जाते हैं मेरी जान। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मम्मी, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी कहाँ मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। वो उठ बैठी थी और मिसेस अदीम के दोनों हाथ थाम लिए थे। मम्मी प्लीज़, इतनी जल्दी तो मत करें आप लोग। वो हर तरह से राज़ी करना चाहती थी। एक लम्हे को तो खुद मिसेस अदीम का दिल भी भरा है। देखो बेटा, अब आप अपनी ज़िद छोड़ दो, क्योंकि हम शादी की तैयारी करने लगे और फिर क्या हमने गजाला की शादी नहीं की? हम अपनी महकार को भी दुल्हन बना देखना चाहते हो। फिर मैं और तुम्हारे बाबा अपने फूलों जैसी बेटी का बुरा तो नहीं चाहते ना? और फिर वो कौन से वालिदैन होंगे जो अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे? इन्होंने इसका दायां गाल थपथपाया। ना देख, जान दे बूझ दे, अखा देखी मक्खी निकल लैणगे, लेकिन बुरा नहीं जानेंगे। हद हो गई। लेकिन मम्मी, मैं ये घर आप सबको छोड़ना नहीं चाहती। वो इनके गले लगी। तो कौन कह रहा है छोड़ने को? हम हुरब से कहेंगे कि वो रोज़ाना तुम्हें हमसे मिलाने के लिए ले आए। ओके माय चाइल्ड। इन्होंने इसको खुद से अलग किया।
महकार, हुरब बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम्हें हमारी कमी महसूस नहीं होगी। मम्मी, आप लोगों की कमी तो कदम कदम पर महसूस होगी। और हुरब साहब का मुझे नहीं इल्म, जाने वो रोमांटिक भी हैं भी या नहीं। आखिरी जुमला इसने मुंह बनाकर बोला, जिसे सिर्फ पास बैठी गजाला नहीं सुना था, जिस पर गजाला ने महकार के सर पर हल्की सी चप्पत लगाई, जिस पर महकार ने उसे शरारत से हंस कर देखा था। इसकी कोई ज़िद, कोई एहतजाज ना माना गया। इसका सब कुछ भूख हड़ताल करना सब बेकार था, सब बेसुध रहा। इसके एक भी सुने बगैर इसे महकार अदीम खान से महकार हुरब खान बना दिया गया। इस वक्त अपने हुजरा रूसी में बैठी अपने दुल्हा साहब का इंतजार कर रही थी। इस रात एक लड़की के दिल में जो अरमान होते हैं, जो ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, जो आरज़ू पंपती हैं, वो सब मकफूद था इसके दिल से। दिलो दिमाग के किसी गोशे में ये बात न थी कि हुरब इसकी तारीफ़ करे। इसने कोई आंसू कोई उम्मीद हुरब खान से नहीं बांध रखी थी। जज्बात बिल्कुल मुर्दा जामद थे, और जहाँ ज़बरदस्ती के सौदे हो वहाँ किसी भी किस्म की कोई उम्मीद बांधनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि हमारी एज में काफ़ी फ़र्क है। हुरब महकार से कोई 15 साल बड़े थे, और इसने कहानी में पढ़ा था कि बीवी से काफ़ी उम्र के बड़े शौर खास अनरोमांटिक होते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं जैसे वो बीवी नहीं कोई नासमझ बच्ची हो। वैसे भी हुरब खान इसे पहली नज़र में नापसंद आया था। जब इसे सौलत आपा के बेटे की शादी में देखा, बिल्कुल मगरूर, अकड़ा अकड़ा कलफ लगा बंदा। बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ के रह गई थी, लेकिन मुहतरम हुरब खान साहब की बात सवारी अभी तक तशरीफ़ नहीं लाई थी। इसने अपनी नाजुक कलाई में चूड़ियों के बीच बंदी गोल्डन घड़ी को देखा, जहाँ छोटा हिंसा पूरे 3 बजा रहा था। चुरुर चुरुर चुरुर। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ कानों में पड़ी थी, और कोई धीरे से धीरे कदम उठाता अचानक करीब आता जा रहा था। महकार के दिल की धड़कन ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। जाने क्यों इस बंदे का करीब से सामना करने से अचानक ही घबरा उठी थी। हाथ पैर धीरे धीरे कँपाना शुरू हो गए थे। हुरब खान बेड के पास आ खड़े हुए कुछ देर तक तो पर्पल एंड गोल्डन शरारे में कैद वजूद को तकते चले गए। जिसका घूंघट काफ़ी नीचे को गिरा था, वो इस नाजुक पैकर के करीब आ बैठे। इसका खूबसूरत चेहरा देखने के लिए इसका घूंघट उठाना ही चाहते थे, जिसके हुस्न के बाहर के सीधे कानों में पड़े थे। आखिर देखें तो कैसी क्या खास बात है जो अपने हुस्न के सबब इतनी मशहूर कुन शख्सियत की मालिक है। धड़ धड़ धड़। दरवाजे को किसी ने नहायत ज़ोर से पीटा था। हुरब खान के दोनों हाथ हवा में मौलक रह गए। डर तो महकार भी गई थी, लेकिन गजाला आपी के सख्ती से बॉन्ड करने पर अपना घूंघट खुद से नहीं उल्टा। भैया जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बाहर खड़ी फरहत ज़ोर से चीखी थी। हुरब खान बगैर वक्त जाया कि दरवाज़ा खोलकर मिसेज़ नदीम के रूम में भागे। मिसेज़ नदीम के रूम में भागे थे। ये लो हो गया शुरू इन लोगों का ड्रामा, महकार ने दिल में ही बोला। तुम अभी तक इसी तरह बैठी हो? फरहत ने बड़ी बदतमीज़ी से इसका पर्पल घूंघट उलट दिया। जाओ जाकर चेंज कर लो, क्योंकि भैया अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। बताओ तो इतने सुकून से नहीं है जैसे हॉस्पिटल ने किसी फंक्शन में लेकर गए। महकार इसकी हरकत पर पैचोताप खाती उठी थी। सारे के सारे ड्रामेबाज़ी सुबह के कोई 9 बजे मिसेस नदीम हुरब खान के सहारे घर में दाखिल हुई। लाउंज में बैठी फरहत और शाजी जल्दी से इनकी सिमत भागी थी। जाओ बेटा, अब तुम आराम कर लो, सारी रात के जागे हुए हो, मिसेस नदीम ने बड़े प्यार भरे अंदाज में हुरब खान से कहा था। जी अम्मी। इनसे कहने के बाद हुरब खान अपनी छोटी बहनों से मुखातिब हुआ। फरहत, तुम अम्मी को इनके कमरे में ले जाओ, और शाजी तुम एक कप गर्म चाय मेरे कमरे में ले आओ। वो अभी भी वॉशरूम से नहाकर निकली थी। कॉटन के रेड एंड ब्राउन एम्ब्रॉयडरी सूट में इसकी शहाबी रंगत किसी बंद गली की मानद लग रही थी। खुले हुए ब्लैक एंड गोल्डन बालों से अभी तक पानी के कतरे टपक रहे थे, जो गर्दन से होते हुए कपड़ों में जज़ब हो रहे थे। धुले चेहरे पर ज़माने भर की मासूमियत रक्सा थी। कितने लम्हों तक इस मासूम खिले चेहरे को बगौर तकता चला गया। अपनी जानिब इस तरह इसका बगौर तकते रहना महकार को काफ़ी हद तक जज्बस कर गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर ले कि कमरे में शाजी हाथ में पकड़े चाय का कप लिए इंटर हुई। भैया चाय, और भाभी आपको अम्मी बुला रही हैं। चाय देने के बाद वो फ़ौरन बोली, जिस पर महकार दिल्ली से जाने को तैयार होगी। इसके आगे से गुजरने लगी कि इसका नाजुक हाथ हुरब खान की हथेली की गिरफ्त में आ गया। वो सटपटाकर इसकी सिम तकने लगी। भवरा से नैनों में हुरब खान को अपना सब कुछ जैसे डूबता हुआ महसूस हुआ। पहले अपने कपड़ों और बालों को अच्छी तरह सुखाओ, फिर कमरे से बाहर जाना। महकार को हुक्म देने के बाद शाजी से मुखातिब हुआ, जो महकार को अपने साथ अभी ले जाना चाहती थी। शाजी बेटा, तुम जाओ और अम्मी से कहना वो भी थोड़ी देर में आ रही है। शाजी जी अच्छा कहकर इस मंजर से हटती चली गई। मैंने तो मामा भैन सारियाँ ड्रामा लग रही हैं। क्या मिला तुम्हें ये सब ड्रामा करके? नदीम खान कल रात से मिसेस नदीम की हरकत पर गुस्से में थे। वो जानते थे कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ हुरब को महकार से दूर रखने का बहाना बना रही थी। फिर लाख लाना तेरी जिंदगी कि जड़ी जान दे बूझ दे भतीजी ने जहन्नम दे विच लैके आया लानती इंसान। और वो अपने इरादे में कामयाब भी रही थी, जिसका नदीम खान को नहायत दुख था। और अब अपनी बड़ी बेटी फरहत की मौजूदगी को नज़रअंदाज के अपनी बीवी से जिरा कर रहे थे। आपका मतलब मैं रात से ड्रामा कर रही हूँ? मेरी तबीयत आपको धोखा लग रही है? चेहरा तपकर सुर्ख हो गया। देखिए खान साहब, आपने अपनी ज़िद पूरी कर ली मेरी इतनी मुखालफत के बावजूद, और अब जो कुछ होगा इसमें आप बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेंगे। महकार यानी तहमीना की बेटी को इस घर में हुरब की बीवी बनाकर लाना था, सो आपने कर लिया, जिसमें मेरी 1% भी रज़ा नहीं थी। मिसेस नदीम ने सुलग कर इसकी सिमत से रुख ही फेर लिया। मेरा दिल करे इनू फड़ के मिस्टर नदीम ने बंदा कोड़े मारे फड़ के। सब तो बड़े कोड़े थे उन्होंने मारे जिन्होंने जान दे बूझ दे धी दी। एक बात याद रखना रुबाब बेगम, अगर तुम्हारे या इस बेतुके ड्रामे में मैं
महकार बेटी को कोई भी तकलीफ़ पहुंची है, किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, सख्त लहजे में वार्न किया था, जिसे महसूस करके मिसेस नदीम एक पल के लिए सहम सी गई, मगर ये कैफियत ज़्यादा देर न रही। डैडी क्या हो गया आपको? आप अम्मी पर इतना इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? फ़रत की ज़ुबान ज़्यादा देर रुकती नहीं थी। वो हर किसी के बीच में बोलना इसकी ख़ास और बुरी आदत थी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे डैडी के पास और कोई काम नहीं होता, वो तिनक कर बोली। रुबाब बेगम अभी वो कुछ कहने का इरादा रखते थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आवाज़ पर वो रुख मोड़कर पीछे देखने लगे। अरे तहमीना आओ, कैसी हो? शाजी के साथ अंदर दाखिल होती मिसेस अदीम को इन्होंने बड़ी इज्जत और एहतराम से पुकारा। मिसेस अदीम ने वहाँ मौजूद सबको सलाम किया। मुस्कुराते हुए मिसेस नदीम के पास आ बैठी, इनकी तबीयत की खैरियत दरियाफ्त करने लगी, जिसका जवाब इन्होंने बड़े मीठास भरे अंदाज और लहजे में दिया, क्योंकि सामने नदीम खानी ने आंखों से तनबी करके बाहर निकल गए थे। और सुनाओ, रुनमाई में क्या मिला? गजाला महकार के पास बैठी, बिल्कुल पास बैठी, इसके कान में सरगोशी करने लगे। रोनमाई, इसने मुंह बनाकर बोला। आप भी यहाँ मुंह दिखाई नहीं हुई और आप रोनमाई की बात कर रही हैं? गजाला ने हाथ चौंक कर इसके मासूम चेहरे को बगौर तका। गजाला को इल्म इसलिए कुछ ना था कि वो बगैर किसी से मिले सीधा अपनी चहीती बहन के पास चली आई थी, और बाकी सब बाहर लाउंज पे विराजमान थे। वो अंदर दाखिल हुई तो महकार सामने बड़े सोफे पर बैठी अपने बालों को सुखा रही थी, और हुरब खान बेड पर दराज आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। गजाला के पूछने पर महकार ने अलिफ से ये लेकर ये तक लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुना डाला। चलो कोई बात नहीं, आज वलीमा, आज मेरी जान की मुँह दिखाई भी हो जाएगी और रोनमाई भी। गजाला ने बड़े प्यार से इसे छेड़ा था। आप भी ना बस अपने नाम की हैं। वो छैम की झुकी हुई घनेरी पल के मुस्कुराते लब, भीगे लब और गालों पर फैलती सुरख लाली गजाला को अपनी बहन पर ढेरों प्यारा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सारी कज़न्स वहीं आ गई। जनाब, नई नवेली दुल्हन साहिबा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और गजाला, आपको शायद महकार और हुरब भाई को लेने भेजा था। हाँ यार चलो, मुझे दाई जान की तबीयत भी पूछनी है। गजाला ने हाथ पकड़ के खड़ा किया, फिर सोए हुए हुरब खान को देखा। महकार, हुरब भाई को उठा लो, वो भी हमारे साथ नाश्ता कर लेंगे। नहीं, आप ही ने सोने दे, रात भर के जाके में थोड़ा आराम कर लेंगे, ये इनके लिए अच्छा है। जिस पर सारी कज़न्स ने धीमे से बेक वक्त नारा लगाया। वो इन्हें क्या बताती कि हुरब को इनके खुद के आराम के लिए नहीं बल्कि अपने आराम के लिए उठाना नहीं चाह रही थी। हकीकत में हुरब खान की मकनातीसी आंखों से घबरा गई थी। आज वलीमा था पीच शरारे में, जिस पर सिल्वर मोतियों के कोरे और दबके का काम हुआ था। सिल्वर कीमती ज्वेलरी में इसका मासूम हुसन मजीद दो चंद हो गया था। बराबर में विराजमान हुरब खान ब्लैक 3 पीस कोट सूट में बचाहत तो खूबसूरती का शानदार पैकर लग रहा था। इसकी सोबर शख्सियत निखर गई थी। इसकी जोड़ी को खूब सराहा गया था। खासुल खास बने हुए थे, दोनों खुश थे, और खुश ना थी तो वो थी मिसेस नदीम खान और इनकी दोनों बेटियां फरहत शाजी। हर काम में शरीक ज़रूर थी, मगर बड़ी बेदिली बेजारी से, मगर कोई काम ना करके अपने बड़े भाई हुरब खान के सामने अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। इस वक्त भी बैठे बैठे इसका सारा जिस्म शर्ल होकर रह गया, लेकिन हुरब खान अभी तक कमरे में नहीं आया था। नवाबज़ादा न जाने खुद को समझता है कि नौकर समझा हुआ मुझे अपना जो इंतज़ार में बैठी रहूँ, वो तब कर खुद से बोली थी। जहन्नम में जाए हुरब खान, नहीं करना मुझे इंतज़ार वगैरह। बाबा ने भी कर दी मेरी सड़ू से शादी, इससे पहले कि फिर वही बदतमीज़ मोहतरमा मैं खुद ही उठ जाती हूँ। वो बोलती चकती बेड से नीचे उतर गई। खामोश कमरे में इसकी खनकती चूड़ियाँ, पाँव में बंदी पायल का शोर काफ़ी जल्द रंग मचा रहा था। बेटा हुरब, जाइए अपने रूम में, काफ़ी रात हो गई। नदीम खान से जब्त ना हो सका तो बोल उठे। वो काफ़ी देर से देख रहे थे कि हुरब मिसेस नदीम के पैरों के पास बैठे इनके पैरों दबा रहे थे। बस डैडी जा रहा हूँ, अम्मी सो जाए। हुरब खान मुस्कुरा कर बोला। आपकी अम्मी सो चुकी, अब आप भी जाएं, आराम कीजिए। और फिर अब फ़रहत भी तो यहीं मौजूद है। फ़रहत कमरे में भी दाखिल हुई थी। तुम सोई नहीं अभी तक? एक तो आज जाने क्यों ये मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है। फ़रहत झट सोफे पर बैठे अपने 2 साला मुजम्मिल को उठाया आगे बढ़ी। गोद में उठाकर बेमसरफ इसकी पीठ ज़ोर ज़ोर से थपथपाने लगी। मैं ज़रा इसको शाजी के कमरे में सुला कर आती हूँ, कहकर रुकी नहीं, ये जा वो जा। इसकी अचानक हरकत पर नदीम खान दरवाजे पर लगे हिलते पर्दे कोई तकते चले गए। यानी हद होगी, किसी को कोई ख्याल नहीं। नदीम खान सोच कर ही रह गया। वो क्या जाने के फ़रहत की आमद, फिर झट कमरे से चले जाना, ये सारे इशारे तो माँ बेटियाँ समझती थी। हुरब खड़े हो। नदीम खान ने आखिरकार हुरब खान को ज़बरदस्ती खड़ा कर ही लिया। आखिर आप चाहते क्या? अगर मेरा बेटा मेरे पास बैठा तो आपको क्या तकलीफ़ है? हुरब खान के खड़े होने पर मिसेस नदीम ने आंखें खोल कर देखा। डैडी आप परेशान ना, बल्कि आप भी अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊँगा। हुरब खान ने इनके कंधे पर नरमी से हाथ धरा था। अरे जाओ यहाँ से, बैठे रहो अपनी माँ के पास पूरी रात, किसी और को तो कोई ख्याल ही नहीं है। इसका हाथ झटक कर वहाँ से निकलते चले गए। हुरब शर्म के बारे निगाह ना उठा सका। हुरब बेटा जाओ अब तुम भी, मेरी तबीयत कुछ ठीक है। मिसेस नदीम ने शीरी लहजे में से पुकारा था, होंठों पर शातराना मुस्कुराहट थी, जो हुरब खान अपनी थकन के बायस देख ना सका। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में 0 पॉइंट की मध्यम रोशनी ने इसका स्वागत किया। बेड पर निगाह दौड़ाई तो वो खाली था। खाली मिला, सिर्फ बेड के साइडों पर गुलाब मोती की सजी लड़ियाँ इसका मुंह चढ़ा रही थी। निगाहों के ज़ाबे को बदला वो सोफे पर दराज चादर से खुद को पूरा पैक किए सो रही थी। बड़ी नागवार नज़रों से इस छुपे वजूद को इसने तका था। हाँ, तेरे इंतज़ार से बैठी रहे कि तो नवाबज़ादा आएगा तो फिर तेरे इंतज़ार ही करते हुए बैठ के 2 दिन तो थोड़ी देर इंतज़ार भी ना कर सके। वो तो सोचे बैठे थे कि वो इसका इंतज़ार करी होगी और आज इसे अपनी पहली नज़र की मोहब्बत के बारे में इजहार करेगा, इसे अपने दिल के सुनाएगा, कुछ इसकी सुनेगा। मगर इस मंजर ने इसकी सरशारी से झूमते सारे जज्बात को सर्द बना डाला था। गुस्से की एक तेज़ लहर उठी थी इसके अंदर, जिसे दबाते वॉशरूम में घुसा था। दरवाजे पर बहुत हल्के हल्के दस्तक हो रही थी,
जो सोई हुई महकार के कानों में पड़ी थी। इसने चेहरे से चादर हटाई, उठ बैठी, निगाह बेख्तियार बेड पर गई जहाँ बिल्कुल सेंटर में करवट लिए हुरब सो रहा था। वो शायद बेखबर था जब भी दस्तक की आवाज़ कानों में नहीं पड़ी थी। दस्तक दोबारा दी गई। महकार ने जल्दी से अपनी पोजीशन संभाली, तकिया बेड पर रखा और चादर को वहीं छोड़कर दरवाजे की सिम पड़ी थी। कब से खड़ी हूँ, दस्तक देते मेरे हाथ दुख गए, लेकिन आपकी नींद ही नहीं टूट रही। सामने खड़ी जाने ये लड़की कौन थी, लेकिन हद दर्जा बदतमीज़ खुदसर थी। अब खड़ी क्या, जल्दी चलिए, अम्मी बुला रही हैं। इस लड़की को देखने के बाद महकार ने रुख मोड़कर बेखबर सोते हुरब पर एक निगाह डाली। अब जल्दी चलिए, आपने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया। महकार ने चौंक कर इस लड़की को देखा था, जिसके चेहरे पर नागवारियत के तासुरात काफ़ी वाज़ेह थे। वो लड़की आगे बढ़ने लगी तो नाचार महकार को भी इसकी तकलीद में कदम बढ़ाने पड़े। अस्सलाम वालेकुम। महकार ने बेड पर लेटी मिसेस नदीम को सलीके से सलाम किया, जिसका इन्होंने सर के इशारे से जवाब दिया। भाभी प्लीज़ आप ज़रा अम्मी के लिए चिकन सूप तैयार कर दें। सामने सोफे पर बैठी वही कल वाली खातून बैठी अपनी गोद में बिठाए छोटे से बच्चे को अंडा खिलाते हुए बोली, बल्कि हुक्म दे रही थी। इसके अंदाज पर महकार अंदर तक सुलग गई। ये कहाँ का रवाज है कि अभी दुल्हन के हाथों की सुरख मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा और इसे घर के कामों में लगा दिया जाए। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? फ़रत महकार को खड़ा पाकर बोली, कुछ नहीं, पहले मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ फिर बना देती हूँ। तो एक काम करें, अम्मी का ही वॉशरूम यूज़ कर लें। महकार इससे पहले वापस पलटती फ़रत ने झट हल पेश कर दिया। महकार ने तब कर पहले इसको देखा, फिर बेड के राउंड से टेक लगाया। मिसेस नदीम से होती निगाह बराबर में बैठी शाजी पर टिक गई, जो बड़े मसरूफ़ अंदाज में बैठी अपने नाखूनों पर क्यूटेक्स लगा रही थी। अपना नौकर या गुलाम समझ रखा है ना मुझे, खुद महारानियों की तरह बैठी रहो, देख लूँगी तुम लोगों को। वो दिल में बोली। सुस्तरवी से मिसेस नदीम के वॉशरूम में घुस गई। इसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद फ़रत ने कहका लगाया, जिसका साथ शाजी ने भी दिया, जबकि मिसेस नदीम के लबों पर फतहमंद मुस्कुराहट रेंगी थी। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोरदार सलाम जिसके इसके बिल्कुल कान के करीब किया गया। वो जो गहरी सोच में गलता थी, इस अचानक वारदात पर हड़बड़ा कर रह गई। अरे आप तो डर गई। सॉरी भाभी, मगर वो क्या है ना कि मेरा अंदाज़ कुछ ऐसा ही है। शहजाद खान को शर्मिंदगी लिए से वजाहत देने लगा। कोई बात नहीं शहजाद भाई, इसने मुस्कुरा के इसकी शर्मिंदगी मिटानी चाहिए। अच्छा चले छोड़े और ये मिठाई खाइए। शहजाद खान ने मिठाई का भरा डब्बा खोलकर इसके सामने कर दिया। क्योंकि आपके मुबारक कदम मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुए। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा था, आज इसका फल आखिरकार मिल ही गया। मुझे लंदन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार जॉब पर फाइज कर लिया गया। इसने खुद से मिठाई का एक पीस उठाकर इसके मुँह में डाल दिया था। फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। से शहजाद खान की खुशखबरी से दिली खुशी हुई। शहजाद भाई आपको अम्मी अंदर बुला रही हैं। अचानक ही वहाँ शाजी ने अपनी एंट्री दी। मुस्कुराती हुई महकार को इसने नहायत घूर कर देखा, जो महकार से पोशीदा न रह सका। शहजाद खान अपनी खुशी अंदर अपनी माँ से शेयर करने भागा था। और आपने आटा गूंद कर रोटियाँ पका ली? अब वो महकार से मुखातिब हुई थी। रोटियाँ? वो हैरानी से बोली थी, क्योंकि ना तो इसे आटा गूंदना आता था, ना ही रोटियाँ पकानी आती थी। अलबत्ता इसके अलावा वो सूप और कुछ डिशेस बहुत अच्छी बना लेती थी, जो उसे गुज़ार और मिसेस नदीम ने सिखाई थी। जी हाँ रोटियाँ, जाइए जल्दी से पकाएं, फिर आज रात तक हमें कपड़े धोने की मशीन भी लगानी है। मैंने खुद से कहती हुई दोबारा वहीं चलेगी जहाँ से आई थी। छलावा है दोनों बहनें, बंदरिया। मुँह बड़बड़ाती उठ गई। अरे महकार बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? नदीम खान खटपट की आवाज़ सुनकर किचन में चले आए, जहाँ महकार खड़ी कोई काम करने की कोशिश करी थी। इन्होंने गौर से देखा तो बड़े से थाल में आटा लिए 2 गुना पानी डाले वो इसमें हाथ चला रही थी। पानी का प्लास्टिक का जग इसके पैरों के पास गिरा पड़ा था, जिसकी आवाज़ सुनकर वो वहाँ आए थे। आटा इतना लिक्विड हो गया था कि इसकी दोनों पिंक आस्तीनों के साथ कमीज़ का आगे का सारा हिस्सा ख़राब हो गया। सर झुका अपने काम में मसरूफ़ थी, जब इस आवाज़ पर झुके सर को दे उठाया। डैडी ये बहुत मुश्किल काम है। चेहरे पर बेबसी थी, जिस पर वो हौले से मुस्कुरा दी और अंदर ही अंदर अपनी बीबी रुबाब पर पेचों का ताप खाने लगे थे। छोड़ो आप इसे, इन्होंने शफकत से महकार को मना कर दिया। इसी असना में वहाँ हुरब खान नदीम खान की आवाज़ सुनकर चले आए। महकार को इसने बड़ी दिलचस्प निगाहों से तका था। मिसेस नदीम भी वहाँ अचानक चली और जब देखा नदीम खान के साथ हुरब खान भी मौजूद है, शुरू इनका ड्रामा। अरे महकार बेटा ये क्या, मैं मना कर रही थी नदीम इसने, लेकिन ये मानी नहीं, जिद पर अड़ी थी कि आटा मैं गूंदूंगी। चलो कोई बात नहीं महकार बेटा, आज नहीं कल तो तुम्हें आटा गूंदना आ ही जाएगा। वो लाड से पिचकारते बोली, जिस पर महकार होंकों की तरह इसकी सिम तकती चलेगी। कमाल है, मुझे नहीं मालूम कि मैंने इस फजूल काम की जिद की थी। जाओ महकार बेटा कपड़े बदलो, देखो तो ज़रा सारे कपड़े गंदे कर लिए अपने। मिसेस नदीम इसके कपड़ों पर लगा आटा साफ़ करने लगी, जबकि महकार की समझ से मिसेस नदीम की हरकत बालातर थी। हुरब खान खड़े अपनी माँ को तो शक्कर अमेज़ निगाहों से तकने लगा था कि कितना प्यार करती हूँ महकार से। इसके दिल में अपनी अम्मी की इज़्ज़त और एहतराम मज़ीद 2 चंद हो गया। अब मिसेस नदीम का मकसद क्या था वो तो नहीं समझता। वो इस वक्त लाउंज में नदीम खान के पास सोफे पर दोनों पैर ऊपर के 2 जानों बैठी इनसे न जाने कहाँ की बातें कर रही थी। मज़ाहिया किससे सुना रही थी। इसकी आदत ही ऐसी थी, जो कोई इससे प्यार और इखलाक से बात कर ले उसकी गर्वेदा हो जाया करती थी। इस घर में तो इसे सिर्फ नदीम खान और शहजादी पसंद आए थे, क्योंकि इन दोनों ही से बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। शहजाद तो कल ही लंदन फ्लाई कर गया, इसलिए वो नदीम खान से ज़्यादा हंसती बोलती थी। इसका इस वक्त सुरीले अंदाज में बोलना हंसना जिस तरह वो चहक रही थी, ये सब डाइनिंग टेबल की चेयर पर विराजमान किसी फाइल पर छुके हुरब खान के कानों के झनकार बड़ी भरी लग रही थी। वो ज़्यादा शोर पसंद नहीं करते थे, मगर इस शोर को चुप कराने से वो रोक नहीं सकता था, बल्कि काम करने के दौरान महकार की किसी बात पर मुस्कुरा भी देता था। वहाँ 2 शख्सियत और भी मौजूद थी, जिन्हें महकार का मुकम्मल वजूद नहायत बुरा और नागवार लग रहा था, लेकिन नदीम खान और हुरब खान की मौजूदगी में इसमें से कोई भी महकार को टोक नहीं सकता था। अरे वाह मम्मी, बाबा जान। महकार की नज़र जैसे कॉरिडोर के दरवाजे से अंदर आते नदीम खान और मिसेस नदीम पर पड़ी, वो चीखती हुई खुशी से भागकर इनके गले लगी। महकार की इस तरह चीखने पर हुरब खान की नज़र भी सिमत उठी। इसने भी अपना काम छोड़ा और इसकी सिमत पड़े, इनकी सिमत जाने पड़े थे।
सलाम दुआ के बाद वो सब एक साथ बैठे चाय और स्नैक्स से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मिसेस नदीम और शाजी को ना चाहते हुए भी इनसे खुश इखलाक़ी का नापसंदीदा ड्रामा करना पड़ रहा था। महकार सोफ़े पर बैठी फ़रहत के 2 साला मुज़म्मिल से हंस-हंस के बातें कर रही थी। इसे छोटे-छोटे बच्चे बहुत पसंद थे क्योंकि इसके चेहरे पर फूलों जैसी खूबसूरत मुस्कुराहट और फ़रिश्तों जैसी मासूमियत होती है। वो हर गुनाह से पाक व शफ़ाफ़ होते हैं। इंसान बड़ा हो या छोटा, वो प्यार का भूखा होता है। महकार का अपनी सास और नंदों के पास बैठने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता था क्योंकि वो लोग इससे ऐसा सलूक रखती थी जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। इसलिए नन्हे से बच्चे से अपना दिल बहला रही थी क्योंकि आज सुबह ही नदीम खान भी बिज़नेस डीलिंग की वजह से नैरोबी चले गए थे और रह गए हुरब खान, जिसकी तवस्सुत से बस यहाँ इस घर में मौजूद थी। शादी की पहली रात से ही दोनों के बीच सर्द जंग थी। एक लंबी चौड़ी दीवार हायल थी जिसके पर ना तो वो आ रहा था और ना ही महकार जाने की हिम्मत कर पा रही थी। शादी को 2 हफ्ते हो गए थे मगर इनके दरमियान खरीज ख़त्म नहीं हो रही थी। वो थका अंदर दाखिल हुआ, निगाह बेख्तियार सामने हंसती हुई महकार पे उठी। तो हटने से जैसे इनकारी थी, वो मुज़म्मिल की हरकतों पर कुछ कहने लगी थी। हुरब खान को अपनी सारी जिस्मानी और ज़हनी थकावट जैसे ज़ाइल होने लगी थी। वो एकटक इस वाइट परी को हंसता व मुस्कुराता तकते हुए 2 कदम आगे बढ़ा था। कहका लगा दी। महकार की निगाह अचानक इस सिमत उठी। ब्राउन 3 पीस कोट सूट में वो बगौर इसको तकता हुआ मिला था। महकार के लबों से हंसी एकदम गायब होगी। निगाह छुपकर पास बैठे जुबली खाते मुज़म्मिल पर टेकी। हुरब खान इसके गुरेज पर हौले से मुस्कुरा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते इसके पास आ रुका। सर में बहुत दर्द हो रहा है, कमरे में एक गर्म कप चाय लेकर आओ। वो इसे हुक्म देता अपने बेडरूम में चला गया। महकार को अचानक ढेर सारी शर्म ने आके दिल की ताला लगी हिलापने लगी थी। ये सारा मंजर मिसेस नदीम के कमरे से निकलती शाजी ने देखा और वैसे ही उल्टे कदमों वापस पलटी। भाभी चाय मुझे दे, मैं दे आती हूँ भैया को। आपको फ़रहत आपी ने अम्मी के कमरे में अर्जेंट बुलाया, वो कोई सूट लिए बैठी है काटने को। शाजी ने महकार से चाय का कप झपटने के अंदाज में लिया। महकार को कुछ बोले बगैर हुरब खान के बेडरूम में चली गई। भैया चाय। वो जो बेड पर नीम दराज महकार का बेचैनी से इंतजार कर रहा था, बेताब था इसको सामने बिठाकर बातें करने को, मगर शाजी को चाय लाते देखकर महकार की इस हरकत पर दिलो जान से सुलग कर रह गया। भाभी ने कहा कि इन्हें फ़रहत आपी से कपड़े कटवाने हैं, इसलिए मैं आपको चाय दे आऊँ। गलत बयानी करते हुए इसने चाय का कप हुरब खान के हाथ में पकड़ा दी। यानी कि मोहतरमा को मेरे आने पर ही सारे काम याद आते, सबकी फ़िक्र और मेरी कोई परवाह नहीं। शाजी के जाने के बाद उसने साइड टेबल पर चाय से भरे कप को ज़ोर से पटक दिया, जिसमें चाय छिलक कर साइड टेबल ख़राब करके रात का जाने कौन सा पैर तक खड़ी के वक्त बजा रही थी कि अचानक नींद में महकार को प्यास का शिद्दत से एहसास हुआ। हलक में प्यास के मारे कांटे चुभने लगे थे, पर चेहरा पसीने से पूरा तर था। वो हिम्मत करके उठ बैठी और उठकर इस सम्मत आई जहाँ हुरब खान सो रहा था बेखबर। बेड के साइड टेबल पर कांच का पानी से भरा हुआ जग रखा था। ग्लास में अंडेला और चंद सांसों में हलक से नीचे उतारने लगी। अंदर की चुभन कुछ कम हुई। हुरब खान की आंख अचानक ही खुली। शायद किसी एहसास की वजह से इसका शौर मिनटों में बेदार हुआ था। 0 पॉइंट की बल्ब की सुर्ख रोशनी में बिना दुपट्टे के खड़ी पानी पी रही थी। लंबे स्याह ब्राउन बाल पूरे खुले थे जो कि आधे आगे और बाकी पीछे पे थे। इस मध्यम रोशनी में इसका मासूम हुस्न क़यामत लग रहा था, गज़ब ढा रहा था। इसका होशरुबा सरापा और फिर जब हुस्न अपनी मलकियत इस पर मुकम्मल दस्तरस रखता हो, इस खूबसूरती पर अपने नाम की मोहर लगी हो, तो क्यों ना इसे नहायत करीब से महसूस किया जाए, इसे छूकर इस खूबसूरती की तारीफ़ की जाए। महकार पानी का गिलास रखकर जैसे ही जाने को मुड़ी थी, हुरब खान को खुद पर घूरता पाया। वो सटपटा कर रह गई। दिल की रफ्तार दुगनी होगी। इस जगह से जल्दी से हट जाना ही चाहती थी कि बड़ी सूरत से महकार की नाजुक कलाई हुरब खान ने अपने मजबूत हाथ में थामी थी और अपनी सिम झटके से खींचा। तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ के रह गया। महकार का सारा एहतजाज, हाथ पैर चलाना, सब कुछ बेसुध रहा। हुरब खान के जज्बों को बांध न सकी, बिल्कुल बेबस होकर रह गई। सुबह जब हुरब खान की आंख खुली तो रात का सारा मंजर इस आंखों में भरने लगा। नाबिग अदाज लब सरशारी से मुस्कुराहटें, मकनातीसी आंखों की चमक में मजीद इजाफा हुआ। घड़ी में टाइम देखा, जहाँ 9:30 बज रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बेड से उतरे था, ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल तक के पास आया। इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर महकार ने कहीं नजर न आई। महकार मिलाकर उन्हें खुद ही से पुकार रहा। दिल ने अजीब सी ख्वाहिश जाहिर की। खूबसूरत सा शौक जज्बा उभरा कर इस वक्त नज़रों के सामने बिल्कुल पास, अपने हाथों से इसके लिए नाश्ता तैयार करे और ख़ुद अपने हाथों से एक एक चीज़ पेश करे, इसके साथ नाश्ता करे। भैया नाश्ता। शाजी ने टेबल पर नाश्ता चुन दिया था और भाभी ने कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, आप कर लीजिए। शाजी के जुमले ने इसके सारे उभरते जज्बात सर्द कर दिए। बड़ी लानती औरतां हैं भाई। इसका सारा मूड ख़राब हो गया। दिलो दिमाग पर रोस पड़ गई। क्या हुआ अगर नाश्ता कर लिया, कम से कम इस वक्त मेरे साथ ही सामने बैठ जाती, वो दिल में बोला था। महकार की सच नबीयत पर अंदर तब से गया, इसलिए नाश्ता करते ब्रीफ के संभाला और वहाँ से निकलता चला गया। शाजी ने जाते हुरब खान की पुश्त को मुस्कुरा के देखा, जल्दी से मिसेस नदीम के पास चली आई जहाँ महकार इनके पास बैठी इनके पैर दबा रही थी। महकार की आंख सुबह 7 बजे खुल के खुद का मुकम्मल हुरब के मजबूत हसार में कैद पाया। वो सोच भी नहीं सकती थी ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। आहिस्ती से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया बगैर वक्त जाए कि वॉशरूम में घुसी थी। चंद मिनटों बाद इसका रुख मिसेस नदीम के कमरे की सिमत दिल काबू में किया। तेज़ चलती सांसों को एतदाल में किया, वरना इस हालत में अपनी सास नंदों का सामना नहीं करना चाहती थी। रात की इस बेख्तियार हरकत पर हुरब खान से सही मानों में खौफज़दा होकर रह गई थी। अंदर सहम गई थी। सामना करना दोबारा से हुरब खान के इसमें ज़रा भी हिम्मत न थी। कमरे में महकार इसी वक्त आती जब हुरब खान बेखबर नींद सो चुका होता है। और वही क्या मिसेस नदीम और शाजी भी एक किसी
ऐसे किसी ऐसे काम पे लगा देती कि जो रात 1-1:30 बजे से पहले ख़त्म ना हो पाता था। और ये बात जहाँ महकार को सुकून में रखती वहीं परेशान भी करती। आखिर इस हरकत का मकसद क्या दिन भर इसे तो फारिग रखा जाता, वहीं हुरब खान की मौजूदगी में मसरूफ़ कर दिया जाता। महकार अब तक इनका खेल समझ नहीं पाई। महकार के दिलो दिमाग में हुरब खान की बेसाख्ता हरकत का डर इस कदर बैठ गया कि रात को सोने के लिए इसने अपना मस्कन कमरे से मुंसलिक इस छोटे से कमरे को बना लिया, जहाँ एक बेड के अलावा 2 चेयर्स रखी थी। 2 फिट्टे मुँह तेरे थे। एक और मामा दी यार लगे घर खराब करने लगिया, एक बीबी आप भी यही कुछ कर दी है, आप भी यही तोलते हैं कि उसको अपने से बर्जन करी जा रही है। चवल जी ना होवे थे एडी का किसी तो ना व्याह करते उसका। और सुबह फजर की नमाज़ कुरान पाक की तिलावत से फारिग होकर कमरे से बाहर आ जाती, लेकिन आने से पहले वो हुरब खान के कपड़े कुछ ज़रूरी अशिया सामने सोफ़े पर रख देती थी, जिससे बासानी मिल जाती थी। शाजी ने केला खाकर इसका छिलका जानकर सामने से आती महकार के कदमों के पास फेंक दिया, जिससे वो फिसलकर बुरी तरह ज़मीन बोस हुई थी। इसके इस तरह गिरने पर शाजी ने ज़ोरदार कहका लगा और मिसेज़ नदीम ने रुख फेर कर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? महकार संभल कर खड़ी हुई और हंसती हुई शाजी को घूरने लगी। अरे मैंने क्या किया? डटाई से हंसती वो जहर लग रही थी। केले का छिलका फेंकते मैंने खुद तुम्हें देखा, अगर देख ही लिया तो संभल कर चलना चाहिए था ना। वो नहायत बदतमीजी से बोली, अपनी गलती मानने को राजी ना थी। महकार तो अंदर तक सुलग कर आएगी। अगर मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ तो रुतबे में बहुत बड़ी हूँ, कम अज़ कम इसी का लिहाज कर लो। महकार की बात पर शाजी के सर पर लगी पैर पर बुझने वाली बात हुई थी। ए मोहतरमा, तुम साबित क्या करना चाहती हो? वो तो जैसे हत्थे से उखड़ की भीड़ की तरह काफ़ी चिंगारियाँ थी। तुम जैसे लोगों का तो तलीम में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहकर रुकी नहीं। हुरब खान की वाइट मर्सिडीज स्पोर्ट्स में आकर रुकी। हुरब खान गाड़ी से नीचे उतरे। गाड़ी लॉक की थी। रुख मोड़कर अंदर जाने लगा कि अचानक नज़र लॉन की बालकनी की सीढ़ियों पर किसी को चेहरा घुटने के हल्के में दिया पाया था। सूरज की मध्यम रोशनी में इस वजूद को पहचान नहीं पाया, लेकिन वो जो कोई भी था लरसता कामता वजूद इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो रो रही है। हुरब खान सीधा इसकी सिमत चला, हाथों से इसका सर ऊपर उठा। अरे शाजी बेटा, क्या हुआ और आप इस तरह रो क्यों रही हो? चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, आंखें रो रो कर सुरख हो रही थी। हुरब का दिल तड़प उठा था, अपने छोटे बहन भाई को बहुत चाहता था और आज तक तीनों में से किसी की आंख में आंसू नहीं देखा था, बल्कि हल्की सी नमी तक गवारा नहीं थी। तो फिर शाजी, इसकी सबसे छोटी बहन, इसकी आंखों में बेपनाह आंसू क्यों? भैया, वो हुरब खान के सामने पाते ही जल्दी से इसके सीने से जा लगी और बिलक बिलक कर रो दी। शाजी, आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको किसने रुलाया। सर पर हाथ फेरते मीठे लहजे में मुखातिब किया। भैया, क्या मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ या गवार हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ? वो उल्टा इससे सवाल किया जा रही थी, जो इसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। भैया, आज भाभी ने मुझे ये सब कहा और फिर जाने क्या क्या कहा है। वो ये सब झूठ पे तहाशा रोते हुए बता रही थी, जिस पर हुरब खान बेयकीनी में कैफियत में घिरे खड़ा रहा था। लेकिन फिर भी अपनी माँ बहनों की बातों पर ईमान लाना पहला फ़र्ज समझता था। खून में गुस्से के शरारे दौड़ने लगे। महकार पर गुस्सा होने लगा कि इसकी इतनी हिम्मत क्यों हुई कि मेरी बहन को रुलाए या इससे कुछ उल्टा सीधा बोलने की। हुरब खान से अपने साथ लगा अंदर की सिमत पड़ने लगा। अम्मी, महकार कहाँ है? इन्होंने शाजी को सोफे पर बिठाया था और निगाह इधर उधर से होती मिसेस नदीम पर टिका दी। क्यों बेटा, सब खैरियत तो है ना? हुरब खान को बरहम होते देखकर वो डरने की एक्टिंग करने लगी। वो अपने कमरे में, मगर कोई बात होगी है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। वो कहकर रुका नहीं। इनके जाने के बाद शाजी झट मुस्कुराते हुए मिसेस नदीम के कहने लगी। वो कमरे में आया तो सामने महकार खड़ी थी, ब्लैक एंड रेड जॉर्जेट के सादे सूट में। इसका धुला निखरा चेहरा बालों से झांकता चौदहवीं का चाँद लग रहा था। वो शायद अभी भी नहाकर निकली थी। पानी के कतरे इसके चेहरे पर जा बजा टीके किसी सीपी से निकले मोती की मानद लग रहे थे। इसकी मासूमियत की चमक में इस कदर मतहोश हो गया कि भाई शादी से होने वाली गुफ्तगू का एक हरफ ज़हन से महव हो चुका था। याद था तो इस वक्त ये कि सामने जो लड़की खड़ी है वो इसे अनजाने में चाह बैठा था, और आज तो वो काफ़ी दिन बाद इसे देख रहा था, वरना इसकी मौजूदगी में हमा वक्त तो इसी काम में मसरूफ़ी मिलती, और इस वक्त तो अपना गुस्सा भी भूल गया जिसे महकार पर काफ़ी दिन से था। वो बेड पर किचन सेल और ब्रीफकेस फेंकते हुए किधर गया, धीरे धीरे इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा था। महकार की तो जानी हवा होने लगी। मरे मरे बेजान कदमों से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगी, यहाँ तक कि पीछे खड़ी मजबूत दीवार से जा लगी। खौफ से इसका चेहरा जर्द पड़ने लगा, आंखों में खुद ब खुद नमी तैरने लगी, टांगे डर से कपकपाने लगी। हुरब खान इसके बिल्कुल नज़दीक चला है, बहुत करीब के। महकार को सांस लेना भी मुहाल लग रहा। हुरब खान इस अदा पर धीरे से मुस्कुरा दिया। महकार की मकनदीसी आंखों ने आंखें मीचने पर मजबूर कर दिया। वो इसे सब कुछ जकड़ता हुआ महसूस हो रहा था। हुरब खान ने अपनी अंगश्त शहारत से इसके रुखसार पर ठहरा चमकता मोती जज़ब कर लिया। महकार इस हल्के से लमस पर करंट खा के रह गई। पट से अपनी भवरा नैनों को बंद किया। हुरब खान ने अपनी मजबूत हथेली इसके सर के बराबर में दीवार पर टका दी और इसके चेहरे पर थोड़ा झुका के दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में खुला था। हुरा बेटा, बस अब बहुत डांट लिया, अब क्या मारोगे इसे?
मिसेस नदीम की बेवकत और अचानक एंट्री पर दोनों बुरी तरह गड़बड़ा के रह गए। महकार तो सहम कर जल्दी से मिसेस नदीम के पहलू में जा खड़ी हुई हुरब खान सच खुजाता रह गया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया कि शाम 7 बजे हुरब खान घर में दाखिल होता। शाजी और मिसेस नदीम ने महकार के खिलाफ झूठी बातें बता दी। इसमें कभी कभी फ़रत भी शामिल हो जाया करती थी। हुरब खान एक बिजनेसमैन, खूबरू शख्स, संजीदा सी शख्सियत के मालिक था। घरेलू मामलात में बहुत कम इंटरेस्ट लिया करता था। यही वजह थी कि अब तक महकार की इतनी शिकायतों के बावजूद इसकी खबर इससे जिरा नहीं की थी। वो समझता था कि अगर लड़ना झगड़ना इसकी सारा तबीयत पर बिल्कुल सूट नहीं करता और वैसे भी ये काम पढ़े लिखे समझदार लोगों पर जेब नहीं देता। ये क्या तुम हर दूसरे दिन यहाँ चली आती हो, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है? महकार ने फ़रत को नहाए ठंडे लहजे में कहा, जिस पर वो तो बिलक ही गई। अपनी औकात में रहो मोहतरमा, तुम होती कौन हो मेरी यहाँ इस वक्त घर पर आने पर पाबंदी लगाने वाली? अब अगर तुम खुद अपनी माँ के घर नहीं जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ से मिलने ना हो। ऊंची आवाज़ में वो काफ़ी बदतमीजी से बोली, तुम लोग और तुम्हारे इस घर के कामों से फुर्सत मिले तो जाऊँ ना। महकार कहाँ चुप रहने वाली थी, तड़क कर इसे जवाब दे दिया, ए बीबी यहाँ कौन थी तुम? दिन भर चक्की पीसती हो जो तुम्हें फुर्सत ही नहीं है? मिसेस नदीम के दिमाग पर जाकर लगी थी महकार की बार। फिर इनकी छोटी बेटी शाजी भला आखिरी फितना सब्र कर जाता। फिर तो ना पूछे शुरू इनका लड़ना झगड़ना। पता ही आप भी ठहरी, मगर महकार अपने मजाज के बरक चीखना चिंगारना बहुत बुरा समझती थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। बात कुछ ना थी, वो सुबह से घर के कामों में लगी थी। हर वो काम किया जिस घर में जो कभी अपने घर यानी अपने मैके भी ना किया। किचन में मुकम्मल खाना पकाना, घर की सफाई में जते रहना, और आज तो मिसेस नदीम के हुक्म पर पूरे किचन के सामान तमाम मसाला डाल के बुक्स को निकाल कर सर्फ से धोया था। पूरे ड्राइंग रूम की ऊंची दीवारों से जाले साफ करना यानी पूरा ड्राइंग रूम चमकाने का हुक्म मिला था। मैले कपड़े बहुत जमा थे, रात मशीन लगाने का ऑर्डर था जिसे वो अकेली धोती थी। शाम 5 बजे तक वो फारिग हो गई थी, लेकिन मोहतरमा फ़रत साहिबा आखिर उन्होंने एक एक चीज़ में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। महकार कुछ ना बोली, सिर्फ इसका नन्ना मासूम सा दिल दुख के रह गया। फिर किचन की सफाई में निकाला, खाने में रोटियों में निकाला, मगर ये सब वो ज़्यादा बर्दाश्त न कर पाई, इसलिए मुँहमारी होगी। फिर तो ना पूछे हुरब खान के सामने हो गया दोनों बहनों का रोना शुरू। शिकायतों के पुल बनना यानी शुरू ड्रामा। महकार, मेरा एक फ्रेंड और इनकी मिसेस आज रात डिनर पर इनवाइटेड है, खाने का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। हुरब खान निक्सिक से तैयारी समेत किचन में बर्तन धोती महकार से मुखातिब हुआ था। इसकी अचानक आवाज़ पर महकार के हाथ में पकड़ा साबन से लगा चाय का कप ज़मीन बोस हो गया, जिसका एक टुकड़ा टूटकर हुरब खान के जूतों के पास आ डरा। इसने नहायत नागवार नज़रों से इस टुकड़े को तका, फिर सामने खड़ी खौफजदा महकार को तका, फिर वो वहाँ ठहरा निकलता चला गया। शाम 7 बजे तक तकरीबन तमाम ही आइटम्स तैयार हो गए थे, जिसमें यखनी, पुलाव, शामी कबाब, फ्राई फिश, चिकन रोस्ट और मीठे में खीर, ट्राइफल, कस्टर्ड और सवैयाँ बनाई थी, जिसमें से खास महारत हासिल थी। और जो कुछ समझ में नहीं आया वो फ़ोन पर अपनी मम्मी मिसेस नदीम से पूछ लिया। खाने की इश्तिहाअंगेज़ खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। महकार ने ये सारी डिशेस खुद अकेले में बनाई थी, किसी ने भी इसका छूटे मुँह साथ लेने के लिए पूछना तक गवारा नहीं किया। महकार बहुत खुश थी, आज इसका अंग अंग झूम उठने का दिल कर रहा था। इसने आज हुरब खान के पास आने के बारे में भी सोच लिया था। अपना आप मुकम्मल स्पुर्दगी में देने का इरादा था। वो अपनी हर खुशी हर गम अपने हम सफ़र अपने जीवन साथी हुरब खान के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए आज इसकी तैयारी भी गज़ब की थी, बिलखसूस हुरब खान के लिए। गोल्डन बनारसी साड़ी जिसके ब्लाउज और साड़ी के बॉर्डर पर मेहरून एंड मेहंदी मंकश और कोरे का नाजुक काम था, कानों में भारी गोल्ड अवेज़े और इससे मिलता जुलता सराहीदार गर्दन पर नेकलेस जो खूब जच रहा था। एक कलाई में गोल्ड की 8 चूड़ियाँ और दूसरी में कांच की हमरंग फैंसी चूड़ियाँ। ड्रेस के हिसाब से मेकअप थोड़ा सा डार्क किया, ब्राउन एंड स्याह बालों को आधा खुला छोड़ दिया, डार्क मेहरून लिपस्टिक को आखिरी टच देकर कदावर आईने में अपना मुकम्मल सरापा बकौर देखा था, जो कि इस खज़ां के मौसम में भी बाहर दिखा रहा था। आज इसके हुस्न की छवि निराली थी और इतने सिंगार के बाद अगर कोई सराहने वाला ना हो तो फिर सब बेकार है। सराहने से मुराद इसका शौहर, और इसे असहद यकीन था कि हुरब खान इसके सिंगार की, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ ज़रूर करेगा। इस वक्त वो खुद को आसमान पर उड़ती हुई महसूस कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी को देखा जहाँ पूरे 9:30 बज रहे थे। वो शिद्दत दिल से हुरब खान का इंतज़ार करती, आखिर कितना वक्त लगा कर इतनी मेहनत से खुद को सजाया संवारा था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वह कमरे से बड़ी बेसब्री से बाहर निकली। निगाह सिर्फ हुरब खान को ही देखना चाहती थी। मिसेस नदीम, फ़रहत, शाजी के तो होंक से मुंह खुले के खुले रह गए। शायद वो खुद को हारता हुआ देखने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। हुरब खान समेत इनके गेस्ट भी अंदर दाखिल हुए थे। हुरब खान की निगाह सजी सबरी महकार पर उठी तो हटना भी जैसे भूल गई। लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए इसके पैकर का जायज़ा लिया, मगर ये सब माँ बहनों से कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई महकार, इसलिए ये बात बिल्कुल सच है कि आप वाकई बहुत प्यारी हैं। मिसेस तायशा सरमद की खुली तारीफ़ पर वो सब शैम्प सीखे। कुछ तो हुरब खान की देखने की तपश थी और अब ये तारीफ़ बोझल सी पलकों की बाढ़ रुखसार पर साया फिकन कर गई थी। इसकी शर्म हया से हुरब खान बहुत महसूस हुआ था और दिल ही दिल में वक्त गुजरने की दुआ कर रहा था। जल्दी से कड़ा वक्त गुजरे और वहाँ सिर्फ वो और महकार, जिसे अपने मजबूत हसार में कैद करके इसकी ढेरों तारीफ़ करे, बहुत से प्यार मोहब्बत की, प्यार और चाहत की बातें करे। महकार, बेटा टाइम हो गया खाने का, मेहमानों का आज क्या भूखा रखोगी आप? मिसेस नदीम ने बड़े पुरखलूस और शीरीनी लहजे में इससे कहा था। जी अम्मी। और वो बेचारी इसकी चालाकी को समझे बगैर वहाँ से उठी। इसके मंजर से गायब हो जाने के बाद इन माँ बेटियों के लबों पर बड़ी गहरी और पुरअसरार मुस्कुराहट रेंगी। महकार के पीछे इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी भेजा, जिस पर वो दोनों फरमाबरदारी से उठी। आज सारा खाना हमारी बहू ने खुद अपने हाथों से आप लोगों के लिए बड़े चाव और प्यार से बनाया। मिसेस नदीम ने तो तारीफ़ों के पुल बांध डाले महकार के लिए। तीनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल
चुन दी। हुरब खान मिसेस नदीम और अपने गेस्ट सरमद और तायशा को ले आया था। महकार ने पुलाव की ट्रे के आगे कर दी। बारी बारी सरमद तायशा ने अपनी प्लेटों में थोड़ा थोड़ा निकाला। मिसेस नदीम, शाजी और फरहत ने अपनी प्लेट में सिर्फ एक कबाब डाला। खाने की देर थी। एक चमचा यखनी पुलाव का लेकर मिसेस सरमद तायशा को ज़बरदस्त खांसी का दौरा पड़ा था और यही हाल कुछ सरमद का था, मगर इन्होंने अपनी खांसी पर काबू पा लिया था। पानी का एक घूंट पी लिया, जबकि फरहत ने पानी से भरा ग्लास में से सरमद की सिमत बढ़ा दिया। हुरब खान ने अपनी प्लेट में चिकन रोस्ट का छोटा सा टुकड़ा रखा, जिसमें थोड़ा सा पीस फोक में फंसाकर मुंह में रखा, जिसे ना उगल सकता था और ना निकल। बड़ी मुश्किल पड़ गई थी इसकी जान। महकार की समझ में नहीं आ रहा था आखिर सब हो क्या रहा है। हुरब खान ने नहायत घूर के देखा था महकार को। महकार तो इन मकनातीसी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर ही सहम सी गई। ये सब मिसेस नदीम और इनकी बेटियों से पोशीदा न रह सका। सरमद और तायशा ने अपनी प्लेट साइड पर खिसका दी और एक प्याले में खीर ही निकालना पसंद की, क्योंकि हुरब खान की चिकन रोस्ट खाकर इसका सुर्ख चेहरा देख चुके थे। मीठे का एक स्पून लेकर इनका हलक तक कड़वा हो गया और अपने पेट पर रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए मेहमान होने के नाते एक गिलास सादा पानी पी लिया और हाथ खाने से खींच लिया। लेकिन फिर भी वो लोग कितने बेअदब और बदअखलाक मेहमान थे कि जानकर हुरब खान ने इसकी फैमिली को शर्मिंदा करते। हुरब यार, खाना खुशबू के हिसाब से वाकई बहुत मज़ेदार बना, लेकिन वो क्या है ना कि हमें कहीं और भी अर्जेंट पहुंचना है, इसलिए इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सरमद ने मुस्कुराते हुए सबसे इजाज़त चाहिए, मगर सरमद का जुमला वो किस मिसाल में आम दिनों में या तंज में। इसके जाने के बाद अब बेचारी महकार की शामत आई थी और खूब आई थी। हुरब खान जितने खुशगवार मूड में था, इतना ही मूड पल में भर में ख़राब हो गया। सारा रोमांस इस हरकत पर भग से उड़नछू हो गया जो महकार से सरजद हुआ था। क्या है ये सब? क्यों किया तुमने ऐसा? अगर मेरे फ्रेंड्स को खाना नहीं खिलाना तो इसी वक्त मना क्यों नहीं कर दिया तुमने, ताकि मैंने किसी 5 स्टार होटल में इनवाइट कर लिया? ये बेइज्जती करानी ज़रूरी थी क्या? वो इस वक्त इसका तो गुस्से में था कि अपनी तेज़ ऊंची आवाज़ तक महसूस न कर सका। नहीं हुरब, मैंने खाना बिल्कुल ठीक बनाया था, कोई गलती नहीं हुई थी मुझसे, बल्कि मैंने तो फ़ोन पर मम्मी से भी पूछा था। वो थूक निकल कर बोली, आंखों लहजा दोनों हादसा सा था। क्यों? मम्मी से क्यों? घर पे क्या मेरी अम्मी बहनें नहीं थी? इनसे नहीं पूछ सकती थी? लेकिन क्यों पूछोगी? तुम्हारे दिल में इनके लिए कोई इज्जत हो तो पूछो ना। तुम्हें वो इज्जत दो तब जब ना। वो बुरी तरह डांटने के साथ तंज के नुकीले तीर भी बरसा रहा था, जिसके दिल पर जाकर लगे। महकार ने बमुश्किल से नज़रें ऊपर उठाई। हुरब खान के पीछे वो तीनों खड़ी थी, इनके होठों पर सरशारी से मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक थी जो महकार को चौंकने पर मजबूर कर दी। नहीं हुरब, ये सब मैंने नहीं, इन लोगों ने किया। महकार के एकदम बोलने पर इन तीनों के लबों से मुस्कुराहट गायब होगी, जैसे गधे के सर से सिंह। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया जो मेरी मासूम माँ बहनों पर इल्ज़ाम लगा रही हो? हुरब खान महकार के बेबुनियाद इल्ज़ाम पर सरता पास सुलग कर रह गया। जी नहीं, दिमाग मेरा नहीं, आपकी अम्मी और बहनों का ख़राब हुआ जो न जाने किस जन्म का मुझसे बदला ले निकाल रही हैं। इसका लहजा खुदसरी के अलावा काफ़ी बदतमीज़ी भी लिया था। पक्की ड्रामेबाज़न और ये सब चिटाख। एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे हाल में बड़े तमतराक के साथ गूंजी थी। खबरदार, जो मेरी अम्मी और बहनों को एक लफ्ज़ और कहा तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। हुरब खान ने गाल पर हाथ रखे महकार को गुर्रा कर देखा। महकार तो सन्नाटे में आ गई थी, इसको उम्मीद जो न थी हुरब खान के इस जारहाना सलूक की। माफ़ी मांगो मेरी अम्मी से, इसने सख्त लहजे में कहा। भबरा नैनों में आंसू लिए इसने तीनों पर एक निगाह डाली जहाँ खुशी के मिले जुले रंग खेले थे। महकार, मैंने कहा माफ़ी मांगो इनसे। नहीं, कभी नहीं मांगूंगी। इसकी ज़िद्दी तबीयत यकदम मौत गई। क्या कहा तुमने? नहीं मांगोगी? इसने झटके से इसका बाजू थाम कर अपनी सिम खींचा। तुम माफ़ी मांगोगी और ज़रूर मांगोगी। इसने महकार का नाजुक वजूद मिसेस नदीम की तरफ धकेला, जिसे मिसेस नदीम ने फ़ौरन थाम लिया। अरे हुरब, क्या करते हो? कोई बात नहीं, बच्ची हो जाती है ऐसी गलतियाँ सरजद। इसने ड्रामाई अंदाज में महकार को खुद से लिपटाया था। महकार ने एक झटके से खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़ाया और आंसू भरी आंखों से सबको एक नज़र देखती हुए अपने कमरे में भाग गई थी। दरवाजे को नहायत बदतमीज़ी और ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद किया, जिस पर फरहत और शाजी ने अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए। महकार की बदतमीज़ी पर हुरब खान ने कमरे की सिमत कदम बढ़ाए थे कि मिसेस नदीम ने इसे पकड़ लिया। छोड़ो बेटा, जैसे इसकी माँ ज़िद्दी वैसी बेटी खुद सर और ज़िद्दी है। मिसेस नदीम की बात पर हुरब खान ने बंद दरवाजे को नहायत घूर के देखा। कोई 1 घंटे बाद अपनी माँ बहनों के पास से उठा था, कमरे में कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में अभी भी तूफान आकर गुजरा है। अजीब सा भौंचाल आया हुआ था कमरे में। कालीन पर सारी की सारी कांच की चूड़ियाँ अपनी बेदर्दी पर रो रही थी। टेबल पर ज्वेलरी जो इसने पहन रखी थी अपनी किस्मत पर मातम के ना थी। ड्रेसिंग टेबल पर महकार का सजा न्यू मेकअप का सामान बिखरा पड़ा था और वहीं इसके गोल्डन सैंडल उल्टे पड़े थे, जिन्हें हुरब खान ने सीधा किया। वो साड़ी जो आज इसने जेबतन कर रखी थी सोफे पर गोला बनाकर पटकी गई थी। यहाँ तक कि बेड का कवर जो वो बेशिकन देखता था रात को, अब वो बेडशीट आधी बेड से नीचे और आधी ऊपर को थी। गो के पूरा कमरा ही अलग मंजर पेश कर रहा था। अलग ही नहीं रहा था कि इसका अपना कमरा जो हमेशा साफ़ सुथरा रहता था और अब भी से इतनी बेदर्दी से फैलाया गया था कि हुरब खान का तो पारा ही हाई हो गया। शिकनों की लातदार जाल माथे पर बनने लगे थे, मगर अफसोस की सब कुछ करने वाली हस्ती इस वक्त यहाँ इसकी नज़रों के सामने नहीं थी। साइड रूम में अंदर से लॉक करके बैठी थी। अगर सामने होती तो यकीनन इसे सबक ज़रूर सिखा देता। इसके 14 तबक रोशन हो जाते। लान 3 साल गाल दी इन्वेस्टिगेशन कितनी सीधी फाड़ के चढ़ मार देती। सुबह 9 बजे उठकर वह तैयार होकर बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया था। महकार साइड रूम से हुरब खान के जाने के बाद ही निकली। कमरे की अबतर हालत देखकर इसका दिल बिल्कुल नहीं चाहकर वह सफाई भी करती। रात हुरब खान ने जो सबके सामने से तमाचा मारा था
वो अभी तक किसी के ज़ेर असर थी। अभी तक इसका जामत सकून टूटा ना था। पूरी रात वो इस बात पर रोती थी कि जिस महकार को इसके मैके में कभी किसी तेज़ नज़रों से तक ना देखा गया, वही महकार ससुराल में अपने शौहर की सख्त नज़रें, कड़क लहजा और मार कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। एक लम्हे को इसने सोचा कि घर शौहर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी मम्मी के पास भाग जाए, इनकी ममता भरी पुरसकून आगोश में छुप जाए। कभी ना निकलने के लिए इतना रोए कि नैनों से बहते इन तमाम आंसू पर यहाँ तक के पर गुजारा एक एक पल लम्हा आंसू समेत बह जाए। मगर नहीं, वैसा नहीं कर सकती थी। अपने वालिदैन का मान नहीं तोड़ सकती थी। इनका खुद पर भरोसा एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। खुद को तोड़ सकती थी, इनको टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। कभी नहीं महकार ने पूरे दिन कमरे में बैठे बैठे गुजार दिए, ना तो अपने कमरे से बाहर निकली और ना ही किसी को तौफीक हुई। मगर आता भी कैसे, सब किया धरा इन्हीं का था। एक बार फिर शिद्दत क्रिया से रो पड़ी। बहुत सा रोने के बाद इसे भूख सताने लगी। रात भी इसने कुछ नहीं खाया था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और वो वहीं सोफे पर घुटनों के हल्के में मुँह दिए बैठी थी। अब अपनी ज़िद और अना भी तो अजीज़ थी। खुरब खान घर में 7:30 बजे इंटर हुआ। लाउंज में सोफे पर हाथ में मामूल की तरह तस्बीह ली मिसेस नदीम बराजमान थी ने सलाम किया और वहीं इसके पास बैठ गया। अपनी उंगलियों की मदद से अपनी दुखती कनपट्टी को धीरे धीरे दबा रहा था। चेहरे पर थकन के आसार नहायत वाज़ेह थे। क्या हुआ हुरब बेटा, बहुत ज़्यादा थक गए हो? चंदा। मिसेस नदीम का लब और लहजा हुरब खान के लिए हमेशा से मिठास और ममता से चूर होता था। जी अम्मी, बहुत ज़्यादा। चेहरे के साथ लहजा भी थका मारा था। तो लाओ मैं तेल डाल देती हूँ, काम भी तो तुम करते हो। नहीं अम्मी, रहने दीजिए। शाजी बेटा, एक कम गर्म चाय ले आओ, अभी सर का दर्द ठीक हो जाएगा। इन्होंने पास बैठी मैगजीन में मुंह शाजी को मुखातिब किया, जिसने बगैर वक्त जाए के हुक्म की तामील के लिए रुक किचन की जानिब किया। हुरा बेटा, महकार सुबह से कमरे को अंदर से लॉक लगा कर बैठी, ना तो खुद बाहर निकली, ना ही हमें अंदर आने दे रही है। इसने रात से कुछ नहीं खाया पिया। अब तक मैंने शाजी ने बहुत दफ़ा दरवाज़ा पीटा मगर बेसुधरा। हुरब खान ने इसके लहजे में महकार के लिए वाज़ेह फ़िक्र देखी थी। अब वो क्या जाने कि ये उनका कौन सा नया जाल है। अच्छा मैं देखता हूँ। हुरब खान कुछ सोचकर अपने कमरे में चला आया था। हालत कमरे की वैसी थी, सिर्फ फ़र्क इतना था कि इसमें महकार के वजूद का इजाफा हो गया। सोफे पर बैठी हर शय से लापरवाह अपने नाखूनों को दांतों से चबा रही थी। हुरब ने बगौर इसकी सिमत का चेहरा काफ़ी हद तक सुरख था। रुखसार पर उंगलियों के सुरख निशान बहुत वाज़ेह हो रहा था। आंखें रो रो कर काफ़ी सूज गई थी। लम्हे भर के लिए इसे पशेमानी हुई थी खुद पर, मगर इसका असर देर न रहा। तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं है? चाहती क्या हो तुम? इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा सैलो ब्रीफ केस किचन समेत बेड पर उछाले थे और फिर 2 कदम आगे बढ़कर इसे मुखातिब हुआ था, मगर वहाँ से जवाब नदारत। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो ज़ोर से धाड़ा था। इतनी तेज़ गुस्सा भर आवाज़ पर महकार सहम कर मज़ीद अपने आप में सिमटने की कोशिश करने लगी। अरे बेटा चीखो मत। मिसेस नदीम प्लान के मुताबिक इनके कमरे में चली आई और हाथ में पकड़ी बिरयानी की ताज़ा प्लेट महकार के पास ले आई थी। बेटा महकार, देखो मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई, बिल्कुल ताज़ी है, शाबाशी से खा लो। तुम कल रात से भूखी प्यासी हो। अपने हाथ से नवाला बनाकर इसके मुंह के करीब लेगी। नहीं खाना मुझे, आप सब धोखेबाज हैं। वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। भाभी प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए, हमने भी आपके बगैर कुछ नहीं खाया। शाजी 2 मिनट बाद कमरे में दाखिल हुई थी। मिसेस नदीम के लो फिर हो गया शुरू माँ बेटी का ड्रामा। धोखेबाज, इन्हें तो किसी थिएटर में काम करना चाहिए। 4 चांद लगा देंगे अपनी अदाकारी से। वो दिल में बोलकर इनकी सिम से ना खुद से रूखी फेर की। मिसेस नदीम को तो अपने बेटे की नज़र में खुद को बुलंद रखना था, सो एक बार फिर रूठी महकार की सिम चली आई। हुरब खान को महकार पर मजीद गुस्सा आ गया। एक तो मम्मी इसके खुद खाना बना कर लाई और ऊपर से इतना नखरे दिखा रही थी। इतनी अकड़ो खुदसरी भी किस काम की? अम्मी आप छोड़ दें इसे, नहीं खाती तो रहने दीजिए भूखा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मिन्नत समानत करने की। इसकी बात पर महकार का दिल भरा। क्या हो जाता अगर प्यार से वो खुद खाने का इसे पूछ लेता? तो वो कभी मना नहीं करती। आंसू से लबरेज भवरा कटोरे हुरब खान की तरफ उठे थे। इससे ज़्यादा बर्दाश्त न हुआ तो रोती हुई वॉशरूम में जा बंद हुई। शाजी और मिसेस नदीम एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करती कमरे से निकल गई। रात 2 बजे इसका भूख से बुरा हाल था। अब से भूख बर्दाश्त करना मुहाल हो रहा था। पेट में दर्द शिद्दत पकड़ता जा रहा था। आखिर कब तक अपनी बेबसी पर आंसू बहाती उठकर साइड रूम का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे कदमों से बाहर आई। हुरब खान बेड पर बेखबर नींद सो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से बाहर निकले और रुख किचन की जानिब किया। फ्रिज खोला जहाँ एक डिश में बिरयानी और एक ट्रे में शामी कबाब रखे थे। अब गर्म करने में बहुत वक्त ज़ाया होता और फिर हो सकता है आवाज़ मिसेस नदीम या शाजी के कानों पर पड़ गई तो मजाक का एक और मौका मिल जाता। इसलिए एक प्लेट में बिरयानी और एक कबाब रखा और वापस कमरे की सिमत मुड़ गई। हाथ में प्लेट थामे साइड रूम में जाती महकार को हुरब खान देख चुका था। इतना तो वो जान गया था कि महकार ज़िद की बहुत पकी और इसलिए इस वक्त इसे छेड़ना मुनासिब न समझा। अगर वो इसको देख ले खाने का इरादा मुलतवी कर देती तो दुख तो फिर इसी को होना था। इसलिए लबों पर दिलकश मुस्कुराहट से जब दूसरी जानिब करवट लेकर सोया। जा सुत्ता सोइया जाके बगैर तुझे। आज इसे गजाला भी मिलने आई थी। असद भाई सिर्फ 15 मिनट बैठे थे, इसलिए कुछ ज़रूरी मीटिंग की वजह से गजाला भी को छोड़ गए थे। महकार की तो खुशी का कोई ठिकाने न था। बस में होता तो क्या कुछ ना कर देती। खुशी के हमारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। शायद तो ससुराल चले जाने वाली लड़की का यही हाल होता होगा। किससे मिलने मैके से कोई भी फ़र्द
आए तो दिल आपे में नहीं रहता। गुजाला आपी से इसने ढेरों बातें की, बहुत सी बातें सुनी, मगर इन बातों के दौरान इसने मिसेस नदीम, अपनी नंद और हुरफ खान के बिहेवियर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। शाम 6 बजे असद भाई और गुजाला आपी को लेकर चले गए। हाँ, गुजाला आपी के यहाँ आने पर मिसेस नदीम और शाजी दोनों कमरे में चाप बंद हुई। भलाई ने क्या सरोकार महकार से या इसके किसी खानदान के फर्ज से? गुजाला ने सब नोट तो किया, मगर अपनी लाडली बहन के चेहरे की चमक देखकर इग्नोर करके। और फिर इसके पास भी बहाना था, मिसेस नदीम शाजी के साथ नए डिज़ाइन के कपड़े कटवा कर सी रही थी। गजाला आपी के जाने के बाद वो एक बार फिर गमगीन और उदास होगी, एक बार फिर अपने हॉल में बंद होगी। शादी को 3 माह हो गए थे, मगर अब तक हुरफ खान ने खुद से एक दफ़ा भी ये झूठे मुँह ना कहा कि इसकी मम्मी के घर चलते। अब तक वो अपने घर सिर्फ एक बार ही गई थी, वो भी डैडी के साथ। वैसे भी वो रोज़ ही अपनी मम्मी पापा को कॉल कर लिया करती थी, 10-15 मिनट बात करती, यही खुशी इसके लिए बहुत थी। मिसेस नदीम घर आने की बात करती तो वो मसरूफियत का बहाना बना देती। अब इनसे क्या कहती कि जिस मान यकीन के साथ आपने ये शादी किया, वो सब बताकर आपके एतमाद को चकनाचूर तो नहीं कर सकती ना। और वैसे भी ये बात तो लड़की को सीखनी चाहिए कि ससुराल की कोई ज़्यादती, कोई बात अपने मैके अपने वालिदैन से ना करे। इससे क्या होगा, दिलों में नफरतें चपकलिश को दूरते ही पड़ेंगी, बाज़ों का तो घर ही बर्बाद हो जाते हैं। सुबह से इसकी तबीयत काफ़ी बोझल सी हो रही थी, अजीब सी मकतद हालत हो रही थी, काफ़ी वीकनेस महसूस कर रही थी खुद को। किचन से काम करके बाहर निकली तो एकदम सोफ़ा ध्यान बटा और वहीं दहलीज पर चकरा कर गिर पड़ी थी। सामने सोफ़े पर पराजमान मिसेस नदीम और शाजी अचानक अवतार पर घबरा गई। दोनों इसके सिमत भागी, सहारे से कमरे में लाई थी। डॉक्टर कीर्ति आरा को फ़ोन करके घर ही बुलवा लिया। मुबारक हो मिसेस नदीम, अल्लाह ने आपको दादी बनने के ओहदे पर फाइज कर दिया। डॉक्टर कीर्ति आरा की इस खुशखबरी पर इनके मुंह होंकों की तरह खुले के खुले रह गए, जो कि इनके लिए तो कम से कम खुशखबरी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर कीर्ति आरा मिसेस नदीम को खास हिदायतें देकर चली गई। इस दौरान महकार भी बिल्कुल होश में आ चुकी थी। महकार को इस खबर ने बहुत ज़रूर बख्शा था। वह खुद को परिस्तान में झूमता हुआ महसूस कर रही थी, हर तरफ जैसे सारे फूल खिल गए हों और इसकी खुशी पर तरंग में गा रहे हों। वो खबर जो खुद हुरफ खान को धीमे लहजे में सुनाएगी, वो अपनी इतनी बड़ी और मौत पर खुशी में तमाम रंजिशें, खालिश, गलतफहमियां, नाराज़गी सबको फरामोश कर देगी। सब भूलकर हुरफ खान के पास आएगी, दिल की हर दरार, हर खला को वो रद्द कर देगी। और जब हुरफ खान इस खबर को सुनेगा तो अपनी मजबूत बाहों में थामे खुशी से झूम उठेगा, इसे अपने मजबूत बाजों में भरकर हवा में नाचने लगेगा। ये सोचे इसके शुगरफी लबों पर मुस्कुराहट बिखेर की काफ़ी राहत सुकून बख्शा था। हुरफ खान को तसव्वुर में खुद से मुस्कुराता देखना, प्यार करना, घनी पल के आप रुखसार होते, सुरख होते रुखसार पर गिर की। सुनो, कमरे में फरत को वो चौंक कर देखने लगी। तुम तो साइड रूम में सोती हो ना, तो फिर ये सब क्या है? फरत की बात, इसका इशारा पहले तो वो समझी नहीं, लेकिन जब हर लफ्ज़ वाज़ेह होता कि तो आंखें हैरत से फाड़े से तकती चलेगी। फरत के होंठों पर इस पल बड़ी खबासत सी मुस्कुराहट थी, जिस पर महकार अंदर तक तिल मिला के रह गई। अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबले पर जा खड़ी हुई। महकार के वहमो गुमान में भी बात नहीं हो सकती थी कि इसकी सास नंद इसके कमरे तक की जासूसी करती है। फरत की बात ने अगर महकार को तिल मिला कर रख दिया तो इन लोगों को इस बेहुदा और गिरी हुई हरकत पर वो सरतापास सुलग के भी रह गई थी। इतना तो मालूम था कि तुम नाक कर लोगों की फहरिस्त में शुमार होती हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि बेगैरती की तमाम हदूद ही क्रॉस कर जाओगी। तुम जैसी लड़की अपने घर में तो बेसुकूनी रखती हैं और साथ किसी और का भी सुकून चैन दरहम भरम करने पर तुली रहती है, वो चाहे तुम्हारा अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम लोगों से सवाए अपनी खुशी के अलावा किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी इस बकवास और बेहुदा हरकत से तुम्हारी तबीयत का खास पता चलता है। महकार ने बड़े ठंडे और पुरसकून लहजे में इसकी तबीयत दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर वो क्या जानती थी जितना इसका पुरसकून और ठंडा लहजा, मुकाबिल का खून इतना ही खोल उठा। गुस्से से फरत के नथने फूल गए और सिमट रहे थे। आंखों को इतना बड़ा करके घूरी थी जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। ये खामोशी ज़्यादा देर न रही। तुमने मुझे नहीं मेरी माँ को भी गाली दी है महकार, और इसका जवाब भी तुम्हें मिलेगा। बस तुम थोड़ा सा और इंतज़ार करना, फिर देखना। पैर पटकती वहाँ से हटती चली गई। अपने पीछे नहायत बदतमीजी से दरवाज़ा बंद किया था। महकार सब कुछ भुलाए अपनी धुन में बेड पर बैठी हुरफ खान से धीमे लहजे में आप ही आप बातें करी थी, जब बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ कान के पर्दों पर जाकर लगी कि बेख्तियार इसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे और आने वाले को देखा। पहले तो मैं समझा था कि तुम नादान हो, अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा अक्ल नहीं लगती, तुम में इतना शौर समझ नहीं, लेकिन मेरी हर सोच को तुमने तुम्हारी हरकतों ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया। हुरफ खान नहायत गुस्से में था, जो कि इसकी तनी हुई दिमाग की रगे और सुर्ख होता चेहरा चीख चीख कर ऐलान कर रहा था कि आर्या पाल। महकार हुरफ खान को इस कदर गुस्से में देखकर दहल कर रह गई। वो डर कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सहम कर खुद में सिमटने की कोशिश करने लगी। तुमने मेरी बहनों को जाहिल गवार क्या था ना? नहीं, मेरी माँ बहनें नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी माँ बहनें हैं, समझी? और इसके करीब चला आया था। मकनातीसी आंखों से फूटते शरारे लबों से निकलते अंगारों ने महकार को हरासा कर डाला। इस पर सख्ता तारी होकर व्यक्ता के आंखों में झांकने पर मजबूर होगी। ये सब इसके लिए बिल्कुल नया था। कहाँ देखा था इसने अपने ऊपर किसी का गुस्सा होना? अब तक तो खुद को प्यार की बारिश में भीगते ही तो पाया था, मगर ये अचानक हवा जाने कोई मुखालिफ से चलने लगी। तुमने शाजी को रुलाया, मैंने कुछ नहीं कहा, नज़रअंदाज कर दिया। फिर तुमने फरहत का दिल दुखा, मैं इग्नोर कर गया, वो बात छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, अक्सर घरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन आज तुमने क्या किया? तुमने मेरी माँ बहनों को गाली दी। क्या सोचकर इसकी तौहीन की, बेइज्जती की? मोहतरमा महकार अदीम खान, तरबियत का पता मेरी बहनों से नहीं, तुमसे और तुम्हारी बहन से पता चलता, जो इस दिन आई और मेरी माँ को बगैर सलाम किया और बगैर मिले चली गई। क्या कहोगी तुम इस हरकत को? तुम
लहजा बिल्कुल सर्दोस्पाट था। लफ्ज़ आग की मारे दहक रहे थे, बल्कि इसके कान में हथौड़े बरसा रहे थे। तुम्हारी माँ ने मेरी अम्मी के साथ जो पहले जो जुल्म करना था कर लिया, लेकिन अब मैं किसी को भी अपनी मासूम माँ बहनों पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम या तहमत लगाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। तुमने मेरी दोनों बहनों को रुलाया, मैं चुप रहा, लेकिन आज अम्मी को मैंने जिस तरह बिलक बिलक कर रोते देखा, दिल तो करता इस कायनात से तुम्हारी हस्ती मिटा दूँ। लेकिन शुक्र अदा करो तुम मेरी अम्मी का, जिन्होंने मुझे करने से रोक दिया, वरना मैं क्या कर सकता था इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो। कितने दिनों के अलावा कितने दिनों की भड़ास थी जो आज इस वक्त इस पर निकाल रहा था। चेहरे के हिसाब से पता चला था कि वह शायद पुरसकून भी हो गया, बिल्कुल शांत। लेकिन अब से ये बात याद रखो कि अगर मुझे तुम में हमारी कोई किसी भी किस्म की कोई शिकायत या कोई फजूल हरकत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारी माँ के घर बिठा दूंगा, अंडरस्टैंड। अंगश्त शहारत से वार्न करते हुए वहाँ ठहरा नहीं था, कमरे से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद महकार में इतनी हिम्मत ही नहीं, वो हिल भी सकती। दिमाग बिल्कुल सुन्न होकर रह गया। हुरफ खान के आने से जो पहले कैफियत थी, इसका तो निशान तक मिट गया। आंखों का चमकने जैसे भूल गया, लबों ने खुलने से तकरीबन इनकार ही कर दिया। दिल की धड़कन मामूल से हटकर सुस्त रवि से चलने लगी। हाथ की मार से जिस्म के ज़ख्म मरहम से बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ुबान से निकले सख्त अल्फाज दिल और दिलों पर घाव लगा देते हैं। दिल पे तीर की तरह लम्हा ब लम्हा निश्तर चुभने लगते हैं, जो मुश्किल से भरते हैं। आज वो सही मानों में ज़ख्म हुई थी। जो हुरफ खान के लफ्ज़ों ने इसे चीर डाला था कि हुरूर तक बिलबिला उठी। हुरफ खान के लफ्ज़ों की गूंज का एक एक लफ्ज़ जैसे चारों सिम से सुनाई दे रहा था। जब भी वो तीनों कमरों में दाखिल हुई, महकार ने बमुश्किल अपनी आंखों का जाविया बदला। बगौर इसके उस चेहरे को तका जहाँ पर हल्के से रोने की नमक तक ना पता चल रही थी, हल्का सा शायबा तक ना था को बिलक बिलक कर रोई हो। तुम्हारी माँ से सबसे बड़ी गलती ये होगी कि इसने इस रिश्ते की हामी भर ली। अपनी चहीती बेटी को जानबूझकर खाई में धकेल दिया इसने। मिसेस नदीम के होंठों पर आंखों में फतहमंदी जीत की चमक थी। चेहरे तीनों के सरशारी से मुस्कुरा रहे थे। हमने तो सोचा था कि आज ही वो तुमको फारिग कर देगा, यानी तलाक दे देगा, लेकिन आखिर खैर आइंदा भी मौका आएगा। कैसी माँ थी जो आके बेटियां रखते हुए भी दूसरी माँ की बेटी का घर उजाड़ने पर तुली हुई थी। मैं कहा कि मिसेस नदीम के आखिरी जुमले सुनकर हवास से गुम होने लगे। दिल को लगी थी बात। क्यों भाभी साहिबा, अब किसे ना अकल कहोगी? फरहत हंस कर बोली। बल्कि इसकी हालत पर तीनों बलंदो बांग कहके लगाकर कमरे से बाहर निकली। जीत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। इनके कहके ने मिसेस नदीम की बातों ने इसे मजीद तोड़ फोड़ कर रख दिया। वो जल्दी से भागी और दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया। महकार, दरवाज़ा खोलो। हुरफ खान ठीक आधे घंटे बाद घर आया। महकार को बातें सुनाने के बाद वो घर से बाहर निकल गया तो गाड़ी को भी मकसद सड़कों पर दौड़ा रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था महकार को इसने जो सख्त अल्फाज किया वो सही है या गलत। कि इन्होंने आज महकार के साथ ठीक सलूक किया। वो जब भी महकार को देखता था, इसे महकार के चेहरे की मासूमियत से लगता कि ऐसी नहीं होगी जैसे इसकी अम्मी और बहनें इसके बारे में बताती चली आई थी, क्योंकि हमेशा इसका भोलापन इसके आड़े आ जाता। लेकिन जब इसने इसे खुद देखा तो अपनी अम्मी और बहनों की बातों पर ईमान ले आया था। और इस दिन बगैर सोचे समझे इसके रुखसार पर हाथ छोड़ बैठा, जिस पर कितना दुख हुआ था। कितने दिनों तक ज़मीनें सरसनिश की, मगर औरत पर बिलखसूस बीवी पर हाथ उठाने वाले मर्द इसे खुद भी पसंद न थे। दकियानूसी और कम जहनीत का गिरदानता था ऐसे मर्दों को। मगर आज जो इसने इसे कहा था, जाने कि वो सब बहुत तकलीफ देता। वो अपनी बातों में इसकी भवरा आंखों में तैरते आंसू को भी फरामोश कर बैठा था। इसका दिल बहुत बेचैन और बेसुकून हो रहा था इस वक्त। जाने की इसे लगा कि जो कुछ इसने महकार के साथ किया वो बुरा किया, कहीं ना कहीं गलत किया। वो यही सोच कर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, इसके पास जाना चाहता था, मना लेना चाहता था, क्योंकि वह नाजुक सी लड़की इसकी बीवी नहीं, अब इसकी मोहब्बत भी थी। लानत फिर तेरी ऐसी मोहब्बत होती कि जिन्होंने अड्डा जलील करके रखा हुआ। वह नाराज़ है, कोई बात नहीं, वो इसे अपने प्यार भरे हज़ार में कैद करके इसे मना लेगा, मोहब्बत का अपनी चाहत का इकरार कर देगा, इसे समझाएगा, बहलाएगा तो वो ज़रूर बात मान जाएगी। वो घर पहुंचा तो कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो लॉक था। इसने 2-4 बार खटखटाया, मगर बेसुध। अब नरमी की जगह फिर से गुस्सा और झंझलाहट ने ले ली। महकार, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। तेज़ो गुस्से से भरपूर आवाज़ पर वहाँ मिसेस नदीम, शाजी, फरहत भी चली आई थी। हेलो एवरीबॉडी। अचानक शहजाद खान की आवाज़ पीछे से गूंजी, जिस पर फरहत और शाजी ने चौंक कर देखा और इसके पास दौड़ती हुई इसके कंधे से लगी। भाई मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज़ दिया जाए, मगर आप सबके चेहरे से ऐसा लगता है कि मेरे आने पर कोई खुशी नहीं है आप लोगों को। वो अपनी बहनों के सर पर हाथ फेरता मिसेस नदीम और हुरफ खान के पास चला। मिसेस नदीम को सलाम करने के बाद हुरफ खान से गले मिला। भैया सब खैरियत है ना? मुझे आपका चेहरा काफ़ी परेशान सा लग रहा है। कुछ नहीं यार, बस महकार दरवाज़ा नहीं खोली। हो सकता है भाभी सो क्यों? नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। बहुत खटखटाने चीखने पर भी महकार ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो सभी लोग परेशान हो गए थे। भैया ने इस रूम की डुप्लीकेट की मदद से दरवाज़ा खोला था। सभी अंदर दाखिल हुए थे। महकार की हरकत ने सारे लोगों को परेशान और हरासा कर दिया, जिसकी वजह से सब हुआ वो खुद बेड पर बैठी दरवाजे की सिमत पुष्ट के बैठी थी। आहट पर वो चौंक कर खड़ी हुई और इसकी सिमत घूम गई। दोनों हाथों को फुर्ती से पुष्ट पर छुपाया। हुरफ खान को महकार की इस हरकत ने सरता पास उलगा के रख दिया, जबकि मिसेस नदीम उनकी बेटियां से खून को नज़रों से घूरी थी। हाँ, शहजाद खान इसे ज़रूर ना समझी के आलम में तक रहा था। ये क्या हरकत है? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? कब से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, आवाज़ें लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? या एकदम से कूदे गोया गंवा बैठी हो? ये पीछे क्या छुपा रही हो? हुरफ खान को महकार की जामत खामोशी ने अलर्ट कर दिया। इसकी तमाम हिस्सियात जाग उठी थी। छठी इस किसी खतरे का अलार्म बजा रही थी। महकार हाथ आगे करो। हुरफ खान जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे पीछे की सिमत कदम उठा रही थी। महकार रुक जाओ।
हुरब खान का खौफ महकार पर इस दर्जा बैठ चुका था कि इसकी सांसें तक रुकने लगी। जहन की तमाम हिस्से काम करना आराम आराम से छोड़ रही थी। जर्द चेहरा लिए, सूखे होंठ और आंखों में वहशत लिए हुरब खान को दहलाने लगी थी। वो बगौर से तकता हुआ इसकी सिमत पड़ रहा था। महकार की आंखों में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। खड़ा होना बेसुध रहा था। किसी भी मंजर को देखना आंखों से बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। वहीं खड़े गिरने लगी लरसता कांपता वजूद लम्हे में हुरब खान ने थामा था। मर जावे डूब के हुरब खान, लानती। ये सब देखकर शहजाद खान तेरी से जानी पाया। इसी ने महकार की कलाइयाँ आगे की थी जहाँ पर नबस को बड़ी बेदर्दी से काटा था। खून देखकर वहाँ सारे मकीन पहुँच कर रह गया। चेहरा फक हो गया था सबका। भैया जल्दी करें, उठाएं भाभी को। शहजाद खान जोर से चीखा था। हुरब खान महकार को बाजू में भरकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। साथ ही वो तीनों भी थी। लानती बगैरत औरत। इधर आज रात के 12 बजे नदीम खान भी नैरोबी से आ चुके थे। बहुत ही खुश थे कि इन्होंने सोचा कि अचानक से आकर सरप्राइज़ देंगे तो अच्छा लगेगा, सब खुश हो जाएंगे। वो गाड़ी से बाहर निकले थे कि चौकीदार भागता हुआ इनके पास है। सलाम बड़े साहब घर पर कोई नहीं है, सब अस्पताल गया। छोटी बीबी की तबीयत ख़राब होगी, बेहोश हो गई थी। चौकीदार ने एक ही सांस में रूफर्शना खबर नदीम खान के गोश गुजार कर दी, जिसे सुनकर एक पल को इनका दिमाग चकरा के रह गया। जल्दी से खुद को संभाला। चौकीदार से अस्पताल का नाम सुनकर वहीं का रुक किया। परेशानी से अस्पताल पहुंचे। जितनी जल्दी हो सकता था अस्पताल की राहदारी की सीढ़ियों को अबूर करते वहां पहुंचते और सीधा हुरब खान के पास आकर रुके, जिसका सर झुका हुआ था। हुरब, क्या हुआ महकार बेटी को? नदीम खान ने अतराफ की परवाह किए बगैर हुरब खान का गिरेबान थाम लिया। इसकी आवाज़ पर सबने चौंक कर इन्हें देखा। डैडी आप कब आए? लहजा हैरान के लिए। मैंने पूछा महकार को क्या हुआ? मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ के गया था, क्या किया तुमने इसके साथ? वो बड़ी बेताबी से पूछ रहे थे। इतने में वहाँ डॉक्टर गेतियारा चली है। इनकी मौजूदगी में नदीम खान ने इनका गिरेबान छोड़ दिया। डॉक्टर गेतियारा ने बादब सलाम किया, फिर हुरब खान से मुखातिब है। सारे इन्हें देखने लगे। हुरब, महकार का केस खुदकुशी का केस है जिसे काफ़ी मुश्किल से हैंडल किया गया। हुरब, ये बात तो आपको मालूम होगी कि महकार तख्लीक के अमल से गुजर रही है। डॉक्टर गेतियारा के इस जुमले पर हाथ चौंक कर इन्हें तकते के बाद सामने खड़ी मिसेस नदीम को तका। मिसेस नदीम ने शर्मिंदगी से इनसे नज़र चुका ली, इससे निगाहें चुरा ली। और आज ही मैंने मिसेस नदीम को ये बात आगाह भी की थी कि वो बहुत वीक है। प्रॉपर ग़िज़ा, ज़हनी सुकून इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये बात नहीं जानती कि वो किस ज़हनी खलफशार के मरले से गुजरी है या कौन से इसे डिप्रेशन या फिर टेंशन है जो कि इन्हें हल्का सा नर्वस ब्रेकडाउन का अटैक भी हुआ है। वैसे मैं आज सुबह ही आपके घर गई थी। आई डोंट नो, ये अल्लाह का एक मौजज़ा ही समझिए कि इसने महकार पर अपना करम कर दिया। नई ज़िंदगी बख्शी है कि वो और आने वाली खुशी दोनों सही सलामत है। एंड प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप महकार को खुश रखें, इनका ख्याल रखें। वो हुरब खान का कंधा थपथपाकर मुस्कुराती हुई सीधी चली कि डॉक्टर गेतियारा के तमाम लफ्ज़ों के मायने नदीम खान समझ चुके थे। वहाँ से हटे और मिसेस नदीम के मुकाबले जा रुके। मिसेस नदीम ने नहायत घबराई हुई नज़रों से नदीम खान को तका, जिनके चेहरे पर गुस्सा बहुत वाज़ेह था। चटाख! एक ज़ोरदार और भरपूर तमाचा इनके गाल पर पड़ा। वहाँ की गहरी खामोशी को इस थप्पड़ की गूंज नहीं तोड़ा था। मिसेस नदीम गाल पर हाथ रखे इसकी सिम तकती चली कि शादी के बाद अब तक की ज़िंदगी में ये पहला थप्पड़ था जिन्हें पड़ा था। शाजी और फरहत तो डर के मारी शहजाद खान के पीछे जा छुपी थी। काम तो अंदर से शहजाद और हुरब भी गए थे। पहली दफ़ा जो अपने ठंडे मजाज डैडी को इस रूप में देखा था। तुझे थारे चित्रां दे यार हो, सब तो बड़े चित्र तो उन्होंने बनना चाहिए जिन्होंने धी दी थी तो जड़ा लैके आया थी। काश के तमाचा में तुम्हें इस वक्त मारता जब तुमने तहमीना से पहली लड़ाई की थी। काश के तमाचा में तुम्हें इस वक्त मारता जब तुमने मेरे भाई अदीम और तहमीना को घर से निकाला था। या काश के तमाचा में तुम्हें इस वक्त मारता जब हुरब और महकार की शादी से पहले दिन तुमने ड्रामा किया था। तो आज तुम्हें इतनी ढील, इतनी छूट ना मिलती। मैंने तुमसे कहा था, सख्ती से बात पावर कराई थी कि तुम्हारे इस बेढंगे ड्रामे में महकार को कोई तकलीफ, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? किस बात का इतना घमंड और इतना करूर है? कभी सोचा कि तकब्बर से चलने वालों को क्या हाल होता है? आज मैं शिद्दत से पछता रहा हूँ कि मैंने तुम जैसी घमंडी औरत से शादी की हामी क्यों भरी, ये जानते हुए कि तुम अपनी खुशी के अलावा किसी को अहम नहीं समझती हो। नहायत घूर कर मिसेस नदीम को देखा और अपना रुख फिर से हुरब खान की सिमत कर लिया। और तुम, क्या हुआ था तुम्हारी अक्ल को? क्या घास चरने चली गई थी जो अपनी माँ बहनों की बेतुकी बातों पर आगे थे? हुरब खान पर गुस्से से चीख रहे थे वो, लेकिन हुरब खान में इतनी हिम्मत न थी कि निगाह उठाकर ही देख लेता। लंबे चौड़ा हुरब खान खुद को नहायत छोटा महसूस कर रहा था। लानत है दली शक्ल दी। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, बहुत अक्लमंद जानता था, मगर तुम बहुत ही नाकल और सती सोच के निकले। तुमसे अच्छा तो फिर शहजादी है जो अपनी माँ और बहनों के फजूल और बेतुकी बातों को समझता तो है। मैंने तो तुम्हारी शादी इसलिए इस बच्ची से की थी कि तुम हमारे घराने के दरमियान की रंजिशें कदूरतें नफरतें दूर करोगे, लेकिन तुमने सिर्फ इन 3 माह में इस छोटी सी बच्ची को जिंदगी और मौत के बीच ला खड़ा कर दिया। आखिर में नदीम खान का लबा लहजा भीग गया था। बहुत पछता रहा हूँ मैं। काश मेरी मुलाकात सौलत के बेटे की शादी में अदीम से ना हुई होती, या अगर हुई भी थी तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात ना करता। कम से कम इनकी फूल जैसी बेटी इनके सामने खुशी खुशी तो रहती। अब बताओ कि मैं अदीम और तहमीना को क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ इन्हें कि जिस बेटी को रुखसत के वक्त फूलों की तरह रखने का यकीन दिलाया था, आज वही कांटों पर बरहना पा चल रही है। हुरब खान खुद को नहायत गिरा हुआ महसूस कर रहा था, पशेमानी में घिरे था वो इस वक्त। इसके तो महमा गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कैसे नजरें मिला पाएगा वो खुद से, सबसे और सबसे बढ़कर महकार से? शर्मिंदगी ने उसे कुछ बोल नहीं ना दिया। वो चुप खड़ा सिर्फ और सिर्फ नदीम खान की सिल बातें सुन रहा था जिसके वो हकदार था, मुस्तहिक था और इसी काबिल भी। हुरब बेटा, महकार कहाँ है?
वो अब कैसी है, वो ठीक तो है ना? मिसेस अदीम ने हुरब खान का बाजू बड़ी बेताबी से थामा। इनकी आवाज़ की लग्जिश फूली हुई सांसें बताते हुए तकरीबन भागती हुई पहुंची इनके तक, और साथ ही इनके अदीम खान गज़ार और असजद भी थे। बेटा, बड़ी नाजों से पली है मेरी बच्ची, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। मिसेस अदीम का लहजा शिद्दत और गम से भीगने के साथ कांप भी रहा था। वहाँ खड़े किसी भी फर्द में इतनी हिम्मत न थी कि इन लोगों से नजरी मिला पाते। हुरब खान तो मज़ीद खुद को शर्मिंदगी की पेशेमानी के ताक गहराइयों में डूबा पा रहा था। तहमीना, अदीम खान ने अपना भारी हाथ रोती हुई मिसेस अदीम के नातवा कंधों पर धर दिया। अदीम, इनसे पूछिए ना मेरी महकार के बारे में। वो तड़प कर गोया में, भाई साहब, आपने तो रुखसती के वक्त कहा था आप मेरी बेटी को फूलों की तरह रखेंगे। वो सर झुकाए अदीम खान के पास चली आई थी और अपना आंचल इनके आगे फैला दिया। फिर लाइए मेरी फूलों से बच्ची मुझे दे। मम्मी, गजाला ने फरियाद करती अपने आंचल को फैलाया। मिसेस अदीम को अपने गले से लगा। मम्मी, गलती हमारी है, इनका कोई कसूर नहीं, हमें पहले महकार की बात मान लेनी चाहिए थी। जानते हो हुरब भाई, वो शादी के लिए बिल्कुल राजी न थी, खिलाफ थी शादी के। वो डरती थी आपसे, आपके घर वालों से, और शायद इसमें हमारा ही कसूर है कि हमने इसको डर को समझा ही नहीं, बचपना समझ के टाल दिया, या फिर शायद महकार में अभी तक बचपना ही है जो आपको आपके घर वालों को समझ ना पाई, एडजस्ट ना कर पाई आपके साथ। हुरब खान ने नहायत गौर से सुना था इसकी बातों को, जिनमें न कहीं कोई बदतमीज़ी, कोई तंज न छलक रहा था। बात करते वक्त इसका लहजा नहायत मध्यम और धीमा था। वो चाहती तो बदतमीज़ी कर सकती थी, आखिर उसकी चहेती बहन को दुख पहुँचाया था, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, गजाला बिल्कुल ठीक कह रही है, कसूर शायद हमारा ही है। मिसेस अदीम गजाला के गले से झटके से अलग हुई थी और हुरब खान के मुकाबले जा खड़ी हुई। हुरब बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बुराई शायद हम लोगों में है। मेरी बेटी महकार में खराबी है जो आपको आपके घर वालों को समझ न सकी। हुरब, महकार आपके काबिल नहीं है, वो आप जैसी सोबर शख्सियत के बिल्कुल लायक नहीं है। मैंने तो अदीम को मना भी किया था कि महकार को इस घर में आपकी शादी ना करें, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी कर गई। कितनी आसानी से वो सारा इल्ज़ाम अपने सर लेकर इनको इनके घर वालों को बरी जिम्मा कर रही थी। कितनी ऊंची थी, कितनी बुलंदी पर थी वो, और शायद दुनिया की पहली माँ थी जो अपनी बेटी को कसूरवार ठहरा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। बस आप इतना कर दीजिए कि मेरी बेटी मुझे वापस मेरी झोली में डाल दीजिए। इन्होंने एक बार फिर अपना आंचल फैला लिया था हुरब खान के आगे। इस जुमले पर हुरब खान ने नहायत तड़प कर इन्हें देखा। वो क्या मांग रही थी? इसकी ज़िंदगी, आती जाती सांसें। लाखनत तेरी ज़िंदगी दे उत्ते। फिर तहमीना, ये क्या कह रही हो? कुछ मालूम है तुम्हें? कोई माँ ऐसा भी करती है? अदीम खान ने इनके पहले आंचल को समेटा। वहाँ मौजूद सारे लोग इस औरत को देख रहे थे जो एक माँ थी। हाँ मालूम है अदीम, मैंने 5 साल सिसक कर जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है वो मेरी हिम्मत थी, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अदीम, हमारी बेटी को तो अभी शादी के सिर्फ 3 माह ही हुए हैं। वो बहुत छोटी है अदीम, और इतनी सी उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन का अटैक। नहीं अदीम, मैं अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ, इतने कर्ब में नहीं देख सकती हूँ, वरना मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। अदीम, जिस तकलीफ के मरले से गुजर कर मैंने महकार को जन्म दिया, मैं या फिर मेरा खुदा ही जानता, लेकिन मैं महकार को किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। इनका गिरता एक आंसू हुरब खान को खून के आंसू रुला रहा था। मिसेस अदीम की बातों पर, अश्कों पर वहाँ मौजूद सभी की आंखें भीग गई थी। जब भी रोती हुई मिसेस नदीम दोनों हाथ जोड़े मिसेस अदीम के कदमों में बैठती चली गई। आज इनका गरूर, इनका घमंड, तकब्बर सब टूट कर चकनाचूर हो चुका था। जिस औरत को कभी अपने कदमों की खाक तक नहीं समझती थी, आज किस्मत ने, कुदरत ने इन्हीं कदमों में झुका डाला था। गंदी औरत। माफ़ी मांगने गिड़गिड़ाकर अपनी गलतियों की माफ़ी की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। आज इन्होंने अपनी तमाम गलतियां और अपने जुल्म तस्लीम कर लिए थे। मिसेस अदीम ने रोती हुई झुकी कदमों में मिसेस अदीम को उठाया था। जब रो कर आपसे कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना चाहिए। फिर अल्लाह ने भी तो हर वक्त तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं, जो हमें 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा चाहता है। मिसेस अदीम ने माफ़ न करके कोई गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए तहे दिल से सबको माफ़ कर दिया। सुबह 6 बजे जाकर महकार को होश आने पर सभी लोग इर्द गिर्द जमा थे, मगर इसने अपने हाथ अपनी मम्मी की सिमत बढ़ाई। मिसेस अदीम दौड़ती हुई इसके करीब आई। मम्मी, मुझे घर ले चले। आंसू की ना ख़त्म होने वाली बरसात शुरू हो गई थी। हाँ मम्मी की जान, अब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगी। अपने सीने में इसने भेज लिया था। किस कदर दीवानगी से चूमा था। इन्होंने अपनी लाडली महकार को गले लगाकर इसके होने का कितनी देर तक यकीन किया था, महसूस किया था इसका वजूद यही आज गुज़ारा और कभी था। इस दौरान हुरब खान खुद को मज़ीद पस्ती में गिरता महसूस कर रहा था। महकार की बेतहाशा आंसुओं ने खुद इन्हें अपनी नज़रों में इसे गिरा दिया था। एक नज़र महकार को देखते हुए हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकलता चला गया। जा दवा हो जाकर ट्रक थले आके थी जाकर। एक माँ जो अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करके बहू ब्याह कर लाती है, इसमें वो तमाम खूबियाँ देखना चाहती है जिसकी अपनी बेटी में बिल्कुल मकफूद होती हैं। वो अपनी बहू पर जुल्म, ताना तशना करके अपने दिल को तस्कीन पहुँचाती है, मगर अपनी तस्कीन में अपनी बेटी को फरामोश कर देती है। भूल जाती है कि इसके आगे भी बेटी हैं जिसको सही तरबियत करना इसका पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि वो भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। और मिसेस नदीम ने भी यही किया। पहले उन्होंने अपनी देवरानी मिसेस तहमीना अदीम के साथ जुल्म किया, फिर इनकी बेटी महकार पर अपनी धाक बैठानी चाहिए, जिसका साथ इनकी बेटियों ने भी दिया। वजह थी कि वह अदीम खान के लिए अपनी छोटी बहन सना को लाना चाहती थी, जो कि इनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। और जब हुरब खान की बारी आई तो वह सना की बेटी लुबना को बहू बनाना चाहती थी, जो कि महकार ने वह जगह ले ली। मिसेस नदीम कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वो भूल गई कि किस्मतों के फैसले इंसान ऊपर से लिखवा के लाता है।
जो कात पे तकदीर में लिख दिया जाता है वो होकर रहता है, चाहे इंसान कितना ही हाथ पैर क्यों ना मारे। आज इन्हें अपनी गलतियों पर शिद्दत से पछतावा हो रहा था। इनका दूसरा रूप इनके बेटे जान के थे, मगर वो मजीद अपने शौहर बेटों की नज़रों में नहीं गिरना चाहती थी। अपनी हर गलती हर जुल्म का मदावा वो ज़रूर करेंगी। हाथ जोड़कर एक एक फ़र्द से इन्होंने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी। इस आखिरी उम्र में शानी पर बदनुमा दाग लेकर नहीं जीना चाहती थी। बेटियों की दुरुस्त तरबियत एक माँ ही करती है। इन्होंने अभी अपनी बेटियों की तरबियत की थी, मगर कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हुई थी, जिससे वो वक्त की मुनासिबत से ज़रूर सुधार सकती हैं। घर का माहौल पुरसकून और खुशगवार हो गया था। दरमियान में से तमाम रंजिशें को दूर थे, नफरतें, नाइत्तफाकियाँ, सब कुछ मिट गया था। जिनका कोई नामो निशान बाकी न रहा था। कमरे में हकार आरामदेह बेड पर लेटी हुई थी। बहुत खुश थी कि सब कुछ ठीक हो गया। सबके रवैये इसके साथ प्यार भरे हो गए जैसे कि वो चाहती थी। फरहत ने शाजी ने कितनी माफ़ियाँ मांगी थी अपने रवैये की। भी थोड़ी देर पहले वो दोनों इसके पास से उठकर गई थी। काफ़ी वक्त इन तीनों ने आपस में हंसी मजाक किया। यही तो चाहती थी कि जैसे वो सबसे प्यार करती है, वो बेपनाह मोहब्बतें लुटाती है, बदले में इसे भी सब कुछ मिले। वो आंखों पर बाजू रखे बहुत पुरसकून अंदाज में होठों पर मुस्कान सजाए लेटी थी। हुरब खान कितने लम्हे तक इसका ये रूप देखता रहा था। आखिर को दरवाज़ा आहिस्ता से रॉक किया और धीरे धीरे चलता इसके बिल्कुल पास आ बैठा। आज वो महकार के हॉस्पिटल से 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज होकर आया था। आराम से इसकी आंखों पर रखी सफ़ेद पट्टी में कैद कलाई थामी। महकार ने पट से आंखें खोलकर इसकी सिम तक बिलक कर इनसे पीछे खिसकने की लगी कि हुरब खान ने अपना दूसरा हाथ इसके दूसरे साइड पर रख दिया कि वो बिल्कुल इसके हसार में कैद होकर रह गई। अभी तक नाराज़ हूँ। मकनातीसी आंखों को भंवरा आंखों नैनों में गाड़ा था। मुझे क्या ज़रूरत है आपसे नाराज़ होने की। वो इसकी सिम से आंखों के साथ चेहरे का रुख भी फेर की, जिस पर हुरब खान धीरे से मुस्कुरा दिया। जरा दफ़ा हो जाके लानती। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। इसने इसकी कलाई छोड़कर अंगश्त इशारे से इसका चेहरा फेरा, रुख अपनी सिम मोड़ा। देखिए इस वक्त तंग मत करें, मैं सोने चली हूँ। आज में इसमें काफ़ी हिम्मत आ गई थी, इसलिए झटके से इसके रुखसार पर रखी उंगली हटाई। बहुत दिनों बाद इसकी ज़िद्दी तबीयत एक बार फिर औध कर आई थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि ये सच है कि तुम्हें एक रोमांटिक शौहर चाहिए था और गज़ाला को मैंने फ़रत से कहते सुना कि मैं बहुत अनरोमांटिक हूँ। आज लहजा बहुत शौकी लिए बताओ, तो कौन सा गलत का है? झट मुँह से निकल गया, इसलिए ज़ुबान दांतों में दबा ली। यार ये तो गलत है, बल्कि 100% गलत है। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारे बिल्कुल करीब से तुम खौफ से जर्द पड़ने लगती हो, या फिर मेरे हल्के से छूने से सटपटा जाती हो, जैसे तुम्हें 100 वाट के बल्ब का करंट छू गया। और अगर मैं तुम्हें पीछे से आवाज़ दूँ तो या तो कब गिरा देती हो या फिर अपने बदले किसी और को भेज देती हो। आज इसने वो तमाम शिकवे कर डाले जो महकार से थे, जो कुछ गलत भी ना थे, मगर वो कुछ बोली नहीं। अच्छा सुनो, तुमने जो खुदकुशी करने की कोशिश की थी, प्लीज़ अब दोबारा सोचना भी मत। अगर तुम्हें हमारी आने वाली निशानी को कुछ हो जाता तो कौन सी वो निशानी इस दुनिया में मोहब्बत से आ रही है? ज़ुबान एक बार फिर फिसल गई थी, जिस पर हुरब खान को देखे बगैर ज़ोर से आंखें मीच गई। किसी और से तो शिकवा कर ना पाई, मगर जाने हुरब खान से कैसे कर गई थी। हाँ डियर, वो मोहब्बत से इस दुनिया में आ रही है, अगर तुम समझो तो। इसने अपनी मजबूत हथेली इसके रुखसार पर फेरी, जिस पर महकार ने छठ आंखें खोल ली। हाँ अगर तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, इसे आ रहे ना तो दूसरी निशानी हमारी प्योर मोहब्बत होगी। थोड़ा इस पर झुके आंखों में आंखें डाले बोला था महकार। हुरब खान की बात पर बुरी तरह चैम की। शर्म और हया से इसका सुंदर मुखड़ा मजीद गुलनार हो गया। आज लगता है तमामी शौकियाँ बेबाकियाँ अपने अरूज पर थी। अरे हाँ याद आया यार, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्योंकि कल मैंने सरमद और तायशा को घर पर डिनर पर इन्वाइट किया। महकार ने पहले तो शुक्र अदा किया कि चलो मोहतरम का मूड तो बदला, तो इसका मतलब है मैं एक बार फिर इतना बहुत सा खाना बनाऊंगी और बदले में मुझे मिलेगा क्या? एक अदर ज़ोरदार चांटा। मुंह बनाकर बोली, जिस पर हुरब खान ने ज़बरदस्त ऊंचा कहकर लगाया। इसके इस तरह हंसने पर वो तब कर रहेगी। कल का तमाम डिनर, तमाम डिशेस आप खुद अकेले बनाएंगे, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ओके मैं स्वीट हार्ट, नो प्रॉब्लम, बंदा हाजिर खिदमत है। बशर्ते वो अपनी प्यारी सी मिसेस महकार को अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाएंगे भी, और इसकी वो तमाम खुशियाँ ख्वाहिशें पूरी भी करेंगे। अब तो ठीक है ना? हुरब खान मजीद इसके चेहरे के करीब झुका कान में सरगोशियाँ करने लगा। वैसे इस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिल ने चाहा था कि तुम्हारा हर नक्श अपनी आंखों में बसा लूँ, अपनी मोहब्बत की खुशबू से अपनी महकार को महका दूँ, लेकिन इस वक्त मैं वो सब ना कर सका। मगर आज कोई कैद, कोई बंदिश नहीं जो मुझे तुम्हें प्यार करने से, देखने से रोक सके। हुरब खान का इतना करीब, इतना नज़दीक होने पर पसीने में नहा गई थी। महकार मैं तुम्हें हर तकलीफ़, हर दुख का अज़ाला कर दूँगा, तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि तुम्हें खुद पर रश्क आने लगेगा। इसकी शरारत और शौक़ी से कानों में रस्त खोलते जुमलों ने महकार को अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाने पर मजबूर कर दिया। अब सही मानों में लगा था कि ज़िंदगी गुनगुना उठी है। फूलों ने नगमे गाना शुरू कर दिए। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये नावल इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? वैसे एक बारी लाख लानत दोबारा महकार दे उत्ते कि जिन्हें उन्हें बहुत दूसरी लाख लानत हो रहे थे हीरो दे उत्ते, हुरब खान दे उत्ते बगैरत दे उत्ते, जिन्हें माफ़ी मंगनी ते तफीक ना आई आया वड्डा लानती जिहा। और वो जड़ी दूजी बीबी जिन्हें बगैर माफ़ी मंगे माफ़ कर दिता। लख लानत, लख लानत, वाए हो तुम पर, नफरीन हो दोनों ते। हीरोइन ते बहुत ही जिन्हें माफ़ कर दिता। नावल का नाम है ज़िंदगी गुनगुना उठी, रिटन बाय कमरोश शंबर का ये नावल है। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेक्शन की तरफ चलते देन वीडियो को एंड करेंगे। जन्नत अहमद, कॉन्ग्रेचुलेशन आप ही, थैंक यू। आप ही एक
और एमल अब्दुल का नावल हो जाए। एमल अब्दुल की ये अब शादी हो चुकी हुई है तो वो हमें दस्तयाब नहीं होती नावल लिखने के लिए, नहीं तो उनका ज़रूर हो जाता। और बाकी आप हैं अभी तक चैनल पे? मुझे तो आपको लगा था कि आप चली गई हैं कहीं पे। जुल्फ़िशा ख़ान, ये भी पार्ट बहुत अच्छा, मेरे को लगता है अगला पार्ट लास्ट होगा शायद। नहीं, अभी तो जो आज दिया, आई मीन जो संडे को दिया ना, कल दिया, वो भी लास्ट नहीं था, अभी तो पड़े हुए हैं। आई थिंक सो 2 एपिसोड मज़ीद होंगी नमल की। बाकी दुआ करेंगे जल्दी जल्दी वो हो जाए कंप्लीट। और प्लीज़ यार वो तो मत हाशिम कारदार को भेज कर, वो तो रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता रहेगा। हाँ, ज़ुमर को भेज दो, भले भेज दो, वो मेरे को समझा देगी। और यार बुरा मत मनाना, मैं टाइम टू टाइम कमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब मम्मी की तरफ आई हूँ तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने नहीं देती हैं। हाँ, जब जब मैं नावल सुन लूँगी मैं कमेंट कर दूँगी। ओके चलें, ठीक है, आप अपनी अम्मी की तरफ अपना टाइम एंजॉय करें, साथ में हमें भी याद रखिएगा। जुल्फ़िशा ख़ान बहुत अच्छा है नावल, हीरोइन के साथ ऐसा हो रहा था, एक पल के लिए तो मुझे रोना आ गया था। आप हंसते हुए रोती हैं? ज़ुहैब खान, ख्वाम का दिमाग ख़राब कर देती है सलार का, और हमारा भी। मेरे सामने आ जाए तो कसम से बिना सांस लिए इसे सुनाओ। इमामा की बात कर रहे हैं, इमामा ने वाकई मेरा भी बड़ा खून साड़ दी सी, बेचारे सलार तक घट साड़े उन्हें। जेबी जट, हमारे मेहमान आए लेकिन हमें किसी ने नहीं बुलाया। हाय, ए दुख भी बहुत बड़ा ज़िंदगी का दुख है कि एक तो आपके घर सारे आई जा रहे दावत खाने के लिए, आपको कोई बुला नहीं रहा। ये बहुत बड़ा दुख है। मैं भी इस दुख से बहुत दफ़ा गुजर चुकी हुई हूँ, तो मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। जुल्फ़िशा खान बहुत अच्छा था और काफ़ी रोमांटिक भी। थैंक यू जुल्फ़िशा। अनीस बानो, बहुत बहुत ही उम्दा नावल है, थैंक यू, वेलकम। नूर रेहाब, थैंक यू, वेलकम नूर। हुदा शफ़ीक, नाइस नावल, थैंक यू हुदा। मोहम्मद सारिम, अच्छा रहा नावल, मैंने पहले पढ़ा हुआ था, जो भी था इन दोनों ने तो अपनी ज़िंदगी जी। वैसे था तो नावल, असल ज़िंदगी तो नहीं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन, और अच्छे अच्छे नावल देती रहे। मुझे ना आपकी बात बहुत पसंद है कि आप हर हाल में नावल देती हैं, शुक्रिया, वेलकम। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे तो नावल भी आता रहेगा, नहीं तो कैमरे को रोज़ाना ही कहती रहती। चलो खैर, मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। कैसा लगा नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त।